जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 17 है हमारे इंडियन पॉलिटी के कोर्स का। दोस्तों ये कोर्स जो है मैंने आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें जो है मैं यूपीएससी का जो लेवल होता है उसका कोर्स पढ़ा रहा हूँ। यानी कि जो इंडियन पॉलिटी की डिमांड है यूपीएससी की, विद पीवाईक्यू, विद सिलेबस, ये सारी चीज़ें जो है इस कोर्स में जो है आपकी पूर्ण की जाएंगी। और आज लेक्चर नंबर 17 है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है यूनियन लेजिस्लेचर। इससे पहले मैं आपको बता दूं तो 16 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को ख़त्म किया है। आज यूनियन लेजिस्लेचर का लेक्चर है। दोस्तों लेक्चर को जो है शुरुआत कर लेते हैं और चलिए। दोस्तों यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपने देखा था कि एग्जीक्यूटिव मैंने आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह बताई थी। आज हम मुख्यतः जो है ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हमारी जो लेजिस्लेचर होता है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट जो है, जिसको सेंटर पे पार्लियामेंट है और राज्यों में जो है स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो हमारी पार्लियामेंट में जो है लोकसभा है और राज्यसभा है, इनको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बता दूं ये लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन प्रीवियस क्वेश्चंस यू विल सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट हैव कम फ्रॉम दिस टॉपिक एंड यू हैव टू स्टडी वेरी माइन्यूटली एवरीथिंग। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही ध्यान से देखनी है और बहुत ही ध्यान से उस प्रोसेस को समझना है, क्योंकि यूपीएससी वहीं से फंसाता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे सेंटर की मैं चूँकि आज बात करूँगा, अगला लेक्चर जो होगा वो होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब आप कहोगे सर जो है यूनियन का जब आपने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पढ़ाया तो आपने 3 वीडियो लिए, यानी कि 3 घंटे 4 घंटे आपने पढ़ाया, लेकिन आप स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को तो जो है एक ही वीडियो में ख़त्म कर दे रहे हो। देखिए स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से उतने क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, इसी भी बात नहीं है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है ना, वो बहुत बड़ा डिटेल नहीं है। ज़्यादातर जो उसके प्रोसीजर होते हैं वो यूनियन से ही मैच कर जाते हैं, इसीलिए जो है हम उसको एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ भी आपका छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, उसकी टेंशन ना लो। मैं विद पीवाईक्यू आता हूँ और आपको ये जो पीपीटी है ये अगर आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं हमारा दोस्तों एक मेंटोरशिप ग्रुप है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। 149 में आपको 90 डे का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। आप हमसे कुछ भी डाउट्स लाइव पूछ सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी जो है चैट्स के माध्यम से व्हाट्सएप के ग्रुप पे मुझसे जुड़ सकते हो पर्सनली। तो आप जो है इसको चाहो तो परचेज कर सकते हो। नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा। कोई महंगा नहीं है, ठीक है, इतना तो जो है डॉक्टर का भी फीस नहीं होता होगा एक दिन का। तो चलिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि पार्लियामेंट हमारे इंडिया की जो होती है वो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस से मिलकर बनती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आपको अभी तक नहीं पता थी। इंडिया जो है उसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल का मतलब यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब आप कहोगे सर द्विसदनात्मक यानी कि बाइकैमरल मतलब ये हुआ जाकर कि कहीं कहीं पे जो है वो बाइकैमरल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। बाइकैमरल सिस्टम हर जगह पे नहीं होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे मतलब आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाइकैमरल है, यानी कि जो है हम यूके से जो है इंस्पायर्ड हैं और यहाँ पे जो है बाइकैमरल यानी कि लोकसभा है और राज्यसभा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर सबकी डिफाइन की गई हैं। इलेक्टेड हेड होते हैं हमारे देश के, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी पद हो हमारे देश में इलेक्टेड होता है, हेरिडेटरी नहीं होता है। यूके में चूंकि हेरिडेटरी होता है, वंशानुगत होता है, वहाँ का जो मोनार्क होता है जो प्रेसिडेंट की जगह लेता है, इसीलिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर है हमारे देश में सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर को, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे देश में जो कानून बनाने की जो ताकत है, यानी कि जो कानून यानी कि लॉ बनाने की जो ताकत है वो, या संविधान को जो है अमेंडमेंट करने की ताकत है, बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको ना वायलेट किया जाए, तो वो जो है यूनियन लेजिस्लेचर को है। यानी कि जो है हमारे देश में जो कानून बनाने का पूर्ण तरीके से जो दायित्व है वो जो है सौंपा गया है यूनियन लेजिस्लेचर को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को, यानी कि पार्लियामेंट को सौंपा गया है। और जो केंद्र है यानी कि जो सेंटर है यानी कि जो यूनियन है वो कानून बना सकती है सेंटर की लिस्ट पे, जैसा कि आर्टिकल 245 में लिखा हुआ है कि 245 दिमाग डाल लीजिएगा, 245 में जैसा कि है कि कानून जो है वो सेंटर जो है अपने सब्जेक्ट पे ही बना सकता है। ऐसा नहीं कि स्टेट के सब्जेक्ट पे जो है कानून बना ले, जब तक कि जो है उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, तो तभी बना सकता है। अदरवाइज़ जो है स्टेट के सब्जेक्ट में दखलंदाजी ये यूनियन नहीं करेगा। कंकरेंट लिस्ट में भी जो है इस यूनियन अगर कानून कोई बना देता है, अगर जो है स्टेट भी उस पर बना देता है, तो वो यूनियन का जो है कानून माना जाएगा, ना कि जो है स्टेट का माना जाएगा।
लेकिन ऐसी अक्सर जो है डिमांड उठती रही है कि जो है स्टेट यूनियन जो है वो कुछ जो बड़े बड़े मसले होते हैं, जो बड़े बड़े मामले होते हैं उनको देखे, स्टेट जो है अपने जो घरेलू मामले होते हैं, डोमेस्टिक मामले होते हैं या स्टेट सेंटर्ड मामले होते हैं उनको देखे। तो ये जो एक प्रकार की जो ताकत की जो लड़ाई चलती रहती है, जो सत्ता का संघर्ष चलता रहता है, जो पावर का टसल चलता रहता है, ये जो है एक प्रकार से खड़ा ना हो करके। चलिए, प्रेसिडेंट जो है, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट होता है पार्लियामेंट का ही, वही समन करता है। समन का मतलब सत्र को बुलाना हुआ, ठीक है। प्रोरोगेशन करता है, सत्र का वसान करता है, यानी कि सत्र को जो है जब खत्म होने वाला है, सत्र का मतलब सेशन। डिसोल्यूशन, जब जो है पूरा सरकारी का मतलब मान लीजिए जो है लास्ट सेशन हो रहा हो, ठीक है, तो उसको ही डिजॉल्व करने का काम, जिसको कहते हैं भंग, ठीक है, तो वो भी जो है यही करता है। यानी कि समन का मतलब शुरुआत करना, ठीक है, या जो है कि हाउस जो है बुलाया जा रहा है, आओ सभी लोग। प्रोरोगेशन का मतलब सत्रावसान। डिसोल्यूशन का मतलब संसद जो है नहीं, लोकसभा जो है वो भंग हो गई, ठीक है। राज्यसभा मैं आपको बता दूं तो वो भंग नहीं होती है वो डिसोल्यूशन में नहीं जाती है, क्योंकि वो एक परमानेंट सदन होता है। स्टेट के अंदर में अगर आप देखोगे तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती हैं वो भी जो है परमानेंट होती हैं, ठीक है। तो लोकसभा ही सिर्फ भंग होती है, लोकसभा ही डिसोल्यूशन होती है। एड्रेस टू द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो है वो हर सत्र की जो है शुरुआत में फर्स्ट सेशन में जो है वो एड्रेस भी करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है टाइम जो है अलॉट करती है डिस्कस करने के लिए प्रेसिडेंट को जो है एड्रेस के लिए। असेंट टू बिल, यानी कि जो है प्रेसिडेंट आर्टिकल 111 में, देखिए ये सभी जो बातें मैं बोलता हूँ वो सब आर्टिकल आपके समक्ष लिखे हुए हैं। इनको आप जो है मेरे बगैर बताए बगैर बिना आप जो है उन पर ध्यान दें, क्योंकि बार बार जो है मैं आर्टिकल बोलूँ उससे पड़ोसी में लिखे होते हैं, आप देख लीजिए। तो बिल को जो है स्वीकृति देना, असेंट देना, ये भी जो है प्रेसिडेंट का काम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्वीकृति पहले ही मिल जाती है, ठीक है। जैसे जो है मनी बिल के केस में जो है जैसे जो है उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आपको पढ़ा रहा था, तो जो है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्वीकृति पहले से ही मिल जाती है, तो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो और शायद जो है अभी मैं आगे आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो असेंट जो है प्रेसिडेंट का जो है रिक्वायर होता है किसी भी बिल के लिए, ठीक है, और उसी के नाम से सारी चीज़ें होती, पिछले एग्जीक्यूटिव वाले लेक्चर में पढ़ाया था। ये चाहे तो स्वीकृति दे भी सकता है, चाहे तो जो है असेंट को होल्ड कर ले, ठीक है, और जो है होल्ड ही करे रहे, या जो है बिल को जो है रिकन्सिडर के लिए भेज दे, ठीक है। लेकिन मनी बिल को जो है वो रिकन्सिडर के लिए नहीं भेज सकता है। मनी बिल जो है वो पास करना ही पड़ता है, उसमें मनी बिल में जो है कोई बहुत बड़ी ताकत उसके पास होती नहीं है, ठीक है। इफ पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट। अगर पार्लियामेंट जो है दोबारा अगर बिल को पास कर देती है तो इस प्रकार से एक कन्वेंशन है कि उसको जो है प्रेसिडेंट को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स नो लिमिट फॉर द एक्शन ऑन अ बिल अलाउंग फॉर अ पॉकेट बिटवीन इन प्रैक्टिस, यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई टाइम लिमिट प्रेसिडेंट के लिए नहीं सेट करता है, इसलिए इसको पॉकेट बीटो के तौर पे भी आप देख सकते हो, और प्रेसिडेंट चाहे तो हमेशा के लिए पॉकेट में डाल ले। राज्यसभा आपको पता है कि इसमें प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर को जो है वो नॉमिनेट करता है, यानी कि मनोनीत करता है, जो है डिफरेंट फील्ड के हो सकते हैं, जिनकी स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 क्लास 1 एंड सब क्लास ए, और आर्टिकल 80 क्लास 3। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा जो है इसमें 2 मेंबर को जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट करने पड़ते थे लेकिन ये आर्टिकल 33 अंडर 31 में ये जो है प्रावधान था, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 25 जनवरी 2020, ठीक। अब राज्यसभा के बारे में देख लीजिए। तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन माना जाता है, हालांकि ये उच्च सदन और निम्न सदन क्यों माना जाता है, ठीक है, ये तो जो है एक अलग डिबेट का मुद्दा है, ठीक है। जैसे नई लोग कहते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, तो ये दरअसल कन्वेंशन आई कहाँ से, तो जो है राज्यसभा का अगर मेंबर की अगर टोटल बात की जाए तो इसमें टोटल 250 मेंबर होते हैं, यानी कि 250 मेंबर होते हैं, और इसमें जो है 238 रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जबकि 12 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आर्टिकल 80 के अनुसार। करंट स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए 2025 में अभी 245 मेंबर हैं, 233 जो है 233 इलेक्टेड हैं, 12 जो है नॉमिनेटेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे 250 ही हो सकता है। मेथड इलेक्शन का क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि जो स्टेट होते हैं या यूनियन टेरिटरी हो गई, जैसे दिल्ली हो गई, न्यू दिल्ली हो गई या पुडुचेरी हो गई,
ये जो लेजिस्लेटिव जो यहाँ पे असेंबली होती है ना, जैसे हाँ अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी हो जाएगा, तो इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती हैं वो जो है इन मेंबर को इलेक्ट करके जो है भेजती हैं कहाँ पे, राज्यसभा में भेजती हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का मुझे पता है, तो उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं। इसका तरीका क्या होता है, तो इसका तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप कहोगे सर जो है पिछले वाले वीडियो में भी आपने इसको छोड़ दिया था, फिर आप छोड़ दोगे। हाँ मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि इलेक्शन वाला जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, जब रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस बताऊंगा कि सबके लिए क्या होता है। अभी बस आप इतना दिमाग में डाल लीजिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। टेन्योर क्या होता है, तो इनका 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 ईयर इनका टर्म जो है मेंबर जो है 6 ईयर इनका टर्म होता है, जबकि 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ये एक प्रकार की जो है परमानेंट बॉडी है, यानी कि डिसोल्यूशन इसका नहीं होता है। ये देखिए मैंने आपके पीपीटी में, ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप जो है हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसको ले सकते हो। ठीक है, इसके सिर्फ एक बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके आईएएस प्रिपरेशन में। जो भी डाउट्स होंगे पढ़ाई से रिलेटेड चाहे गाइडेंस से रिलेटेड, सारे डाउट्स मैं आपके लूँगा। पर्सनल व्हाट्सएप पे जो है आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। इस मेंटरशिप को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जो है मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश, ये जो है सारे स्टेट के जो है मैंने आपको लिस्ट डाल दी है कि कौन सी स्टेट से कितने जो है मेंबर जाते हैं। और ये कोई आईसीयूसी जो है लिस्ट ऐसे नहीं डाल दी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो है इंडिया की जो वेबसाइट है वहीं से डाटा उठाया है मैंने। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग जो है, जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने 31 बताया था, ये देखिए 31 है। चलिए अब जो है कंपोजिशन लोकसभा का देख लेते हैं। तो आर्टिकल 81 जो है वो कंपोजिशन जो है हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा की बात करता है। इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो 550 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से है 530 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और जो है 20 जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरी को। अर्लियर प्रोविजन क्या था? अर्लियर प्रोविजन ये था कि 2020 तक ये था कि प्रेसिडेंट कुड ऑल्सो नॉमिनेट अप टू 2 मेंबर ऑफ एंग्लो। अच्छा ये बता चुका हूँ। करंट लोकसभा स्ट्रेंथ क्या है, तो इसकी करंट स्ट्रेंथ है 543, स्टेट्स हैं 530 और यूनियन टेरिटरीज हैं 13। इसको ये जो है बदलता रहता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसको एक बार विकीपीडिया पे डाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और रिजर्वेशन जो है मैं आपको बता दूं तो सर्टेन सीट जो है रिजर्व की जाती हैं एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, ताकि उनकी भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन उसमें हो। ठीक है, और इसको डिलिमिटेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, मैंने आपको डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ाया था। तो वही डिलिमिटेशन के द्वारा जो है ये एससी और एसटी की कुछ सीटें जो है सुनिश्चित की जाती हैं। जैसे कि अगर आपको जो है, अगर आपने मैकजे रैमडोनाल्ड और जो है पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में अगर सुना हो तो वहीं से जो है कॉन्सेप्ट आया है। अदर फीचर क्या है, तो मोड ऑफ इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली होता है। पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली जो है वोट करते हैं। राज्य लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको एमपीच कहते हैं या लोकसभा के मेंबर, तो इनका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कि आपको पता है आर्टिकल 326 में भारत में हर कोई व्यक्ति जो है 18 वर्ष की उम्र को जो है पूर्ण कर चुका है वो जो है वोट डालने का अधिकार रखता है। और ये जो है उसका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल। यूपीएससी हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एंड नॉर्मल टर्म जो 5 लोकसभा का होता है वो 5 साल होता है, सबको पता है। ठीक है, सरकार चाहे तो जो है वो 5 साल से पहले भी गिर सकती है। अगर जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर आता है उसको सरकार जो है कॉन्फिडेंस में जो है पास नहीं कर पाती है तो जो है वो सरकार पहले भी गिर सकती है, ऐसी बात नहीं है। या मेजॉरिटी जो है लूज हो जाए, या मान लीजिए जो है कुछ भी ऐसा जो है हो सकता है, या मान लो जो है प्राइम मिनिस्टर ही जो है ख़त्म हो जाए, तो इस समय जो है वो मतलब डिपेंड करता है जो उसकी जो पार्टी जो होती है ना वही निर्धारित करती है कि क्या आगे होगा। ठीक है, हो सकता है कोई नया प्रधानमंत्री खड़ा कर दिया जाए, या मान लीजिए कोई नया प्रधानमंत्री पार्टी के द्वारा कर दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो लोकसभा की भी जो है सीटें होती हैं। ठीक है, तो लोकसभा में भी जो है हर जो है जगह से, जैसे आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो इसमें कितनी क्या सीटें जाएंगी वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हो कि जनरल से कितनी गई हैं, किस स्टेट से क्या गई हैं। ठीक है, तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो ये 63 जनरल्स हैं, 17 कहाँ से हैं, तो 17 हैं एससी से, और एसटी से कितनी है, तो एसटी से उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। तो टोटल हुआ जा कर के 80 सीट जो है उत्तर प्रदेश से जाती हैं। ठीक है, और ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब जो है लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब एक बार इसको पढ़ लीजिएगा।
बस इतना ही जान लीजिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा का होता है वो स्पीकर होता है, जो कि ओम बिरला इस समय है। जो राज्यसभा के होते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, जैसे इस समय सीपी राधाकृष्णन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी बातें। और इसमें जो है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि राज्यसभा में कोई भी कास्ट बेस्ड जो है रिजर्वेशन वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बात थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा जो है उसकी जो सीटों का रीएडजस्टमेंट होता रहता है वो आर्टिकल 82 के अनुसार डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो प्रॉपरली करती रहती है। यूपीएससी हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 2024। आर्टिकल 330 एंड 332 कहता है कि रिजर्वेशन जो है सीट का एससी और एसटी का लोकसभा स्टेट असेंबली में बात करता है। आर्टिकल 330 और जो है 332। आर्टिकल 331 जो है वो खत्म हो चुका है क्योंकि वो एंग्लो इंडियन के बारे में था, मैं आपको अभी बस बताया। आर्टिकल 334 जो है टेम्पोरल लिमिट फॉर रिजर्वेशन एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की जो है बात करता है, यानी कि जो है एक्सटेंडेड पीरियडिकली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो है ये रिजर्वेशन जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिलिमिटेशन, तो डिलिमिटेशन दोबारा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला जो लेक्चर था, शायद लेक्चर 9 या लेक्चर 10 होगा, उसको आप देखिए जाकर के। दोबारा पढ़ाने का कोई औचित्य बनता नहीं, समय की बर्बादी है। उसको पहले जितने भी पिछले लेक्चर हैं उन सभी को देख करके आइए, अदरवाइज जो है तुम्हारे सब ऊपर से जाएगा तो ये आपकी है, वरना जो है फिर कमेंट करोगे समझ नहीं आया, ये नहीं आया। तो फिलहाल हालांकि मैं हल्के में आपको बता देता हूँ कि दरअसल जो ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है डिलिमिटेशन के बारे में, तो जो है ये मुद्दा भी दरअसल जो है करंट में है, क्योंकि 2026 में जो है ख़त्म होने जा रहा है जो निर्धारित किया गया था 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अनुसार। और पहले जो जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन किया जाता है, डिलिमिटेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि सीटों का पुनः जो है दोबारा बंटवारा होता है, और कितनी एससी को दी जाएंगी, कितनी एसटी को दी जाएंगी, किस स्टेट में जो है कितने लोगों को जो है। इसमें बवाल ये रहता है कि साउथ वाले कहते हैं कि जो है हम अच्छे से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ें ये करते हैं, तुम ज़्यादातर जो सीटें हैं वो नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत के लोगों को जो है अलॉट कर देते हो, तो ये जो है किसी प्रकार से गलत है। जबकि भारत सरकार का ये आर्गूमेंट रहता है कि जो है चूंकि रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। साउथ वालों का अलग एक मामला रहता है, वो कहते हैं कि हम लोग जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखते हैं तो हमें भी ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है साउथ वालों का कम रह जाता है। इसलिए जो साउथ वाले होते हैं वो इकोनॉमिक पावर में आ जाते हैं, यानी कि जो रिमलैंड है साउथ वालों का रिमलैंड, और जो हमारा नॉर्थ वाले हैं वो आते हैं मेनलैंड। तो मेनलैंड यानी कि नॉर्थ उत्तर भारत जो है राजनीतिक पावर है, साउथ वाली इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक पावर है। तो पहले ये सीटों का जो था, जैसे आपको पता है कि पॉपुलेशन हमारे देश में जो है पहले 1921 के पहले जो है वो इतनी नहीं बढ़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है हेल्थ सेक्टर में सारी चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, तो 1921 से लेकर के 1947 तक जो है नहीं 1951 तक जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी। उसके बाद जो है 1951 से 1971 तक पॉपुलेशन का एकदम विस्फोट हुआ। उसके बाद 1971 से आप धीरे धीरे जो है जो कि एजुकेशन सारी चीज़ें जो है इससे जो है एक प्रकार के मेंटेन होकर कामना चल रहा है। अब फिलहाल जो है मोर्टेलिटी जो रेट है वो शायद जो है 2.1 कुछ है, ठीक है। तो फिलहाल उससे लेना देना नहीं। हाँ, मुद्दा की बात यह है कि जो डिलिमिटेशन है वो जो है हाल ही में होने वाली है। तो डिलिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दैट इज कम्स इन द पार्ट 1 एंड द आर्टिकल नंबर 1 to 4। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो आर्टिकल 300, अच्छा ये बता चुका हूँ। अब देख लीजिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है क्या होता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। तो कंट्री जो है हमारी अगर बात किया जाए तो वो जो है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है बटी हुई है, यानी कि जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं जिनको जो है हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ। वोटर कास्ट देयर वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, यानी कि वोटर जो है अपनी मर्जी के अनुसार, जैसा कि सभी को पता है कि वोटें करेंगे, वो ज़बरदस्ती थोड़ा डरवाओगे जा करके। हाँ, वो बात अलग कि गाँव गली में चलता है कि जो है कैंडिडेट हु सिक्योर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एंड वे डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सीधी सी बात है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो है जो भी जिसको लार्जेस्ट नंबर मिल जाए, मेजॉरिटी मिले ना मिले, मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% से +1, ठीक है, या 50% से ज़्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यही कहता है कि जिसको जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट मिल जाए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है आप देख सकते हो कि लोकसभा में यही अपनाया गया है, ठीक है, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अपनाया गया है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि माइट इज राइट।
ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधित्व जो है हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे जो है एक पर्सन मान लीजिए 40% वोट लेता है, एक पर्सन बी है जो है 35% लेता है, सी है जो 25% लेता है, तो कैंडिडेट ए ही जो है वो जीतेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास वोटों की संख्या अधिक है। अब इसके जो है मेरिट क्या है, तो मेरिट इसके ये काफ़ी आसान प्रोसेस है, ठीक है। देखिए अच्छा एक बात समझिए थोड़ी सी बात को कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो राज्यों की जो विधान परिषद जो होती हैं, या जो देश के स्तर पे, सेंटर के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे जो राज्यसभा होती है, इनमें जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो डिफिकल्ट प्रोसेस इसलिए रखा, प्रेसिडेंट का प्रोसेस जो है इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये आम जनता इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। अगर आम जनता को जो है सीधी भाषा में समझ नहीं आएगा तो फिर ये काफ़ी जटिल जो है प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए जो है इसको प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाया गया है। और उस समय जो आज़ादी के समय जो मतलब जो परिस्थितियाँ थीं उसी अनुरूप जो है इस चीज़ को बनाया गया है, ताकि जो है देश का जो इलेक्शन में या चुनाव करवाने में या दुनिया का जो पैसा खर्च होता है ये सारी चीज़ें जो है बच जाएँ। हालांकि वो तो अलग मुद्दा है। चलो क्या बोल रहे थे, हाँ, स्टेबल जो है गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, जब मेजॉरिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकार जो है उत्तरदायी होती है, किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। दिमाग में डाल लो, लेस एक्सपेंसिव यानी कि काफ़ी खर्चीला काम, मतलब उतना नहीं है, ठीक है। और इस समय मैं आपको बता दूं तो यूपीएससी ने भी हाल ही में क्वेश्चन वन नेशन वन इलेक्शन पे पूछा हुआ था। उस टॉपिक को जो है अच्छे से जो है तैयार कर लीजिए। खासकर रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट है, कितना % जो है जीडीपी बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर आप तैयार कर लो तो उसको क्या काउंटर आर्गूमेंट है, क्या संविधान में जो है चेंज करने पड़ेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ क्या चेंज होगा, इसको मिला करके अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि फेडरलिज्म इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द यूपीएससी दैट हैव आस्क्ड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगला जो लेक्चर आएगा जो फेडरलिज्म से रिलेटेड होगा उसमें मैं इसके बारे में बात जो है डिटेल में करूंगा। डीमेरिट क्या है, नुकसान यही है कि जो है इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो माइनॉरिटी में है या अल्पसंख्यक है या जो कल्चरली या ट्राइबल, ये सब लोगों की जो है कोई नहीं सुनता है, तो यूटिलिटेरिज्म का यानी कि जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जो है मतलब मेजॉरिटी मतलब जो नंबर में कम है, नंबर में कम का मतलब ये है कि जैसे जो है आपने देखा होगा राजनीति में यही चलता है सिस्टम, वोट बैंक है कि कितना % मुस्लिम है, कितना % हिंदू है, कितना % ये है, फिर उसी आधार पर खेला जाता है। तो ये सब आप समझदार हो। चलो आगे बात करते हैं। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इससे क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टी होती हैं वो जो है सत्ता में कभी आ ही नहीं पाती हैं, ठीक है। हालांकि उसके लिए भी जो है प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रावधान रह के ही रह जाते हैं, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी चंदे के धंधे के मॉडल पे बनी हुई पार्टियां हैं वो जो है सीधे से पैसा उठाती हैं और सीधा से जो है अपना प्रचार कर लेती हैं। इक्वल मतलब जो है ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड हो ही नहीं पाती है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको जो है बढ़िया चंदा मिल जाता है, ठीक है, और जो छोटियाँ पार्टी हैं उनके लिए नहीं मिलता है। अब हमें भी पता है कि पार्टी जो बनती है जाकर के, ऐसी कितनी सारी पार्टी जो है फर्जी रजिस्टर्ड हमारी सरकार में जो हमारे देश में जो है चल रही हैं, जो है सिर्फ कुछ चंद बेनिफिट के लिए, जैसे उनको बेनिफिट मिलते हैं कि जो है ज़मीन जो उनको मिल जाएगी अपनी ऑफिस के लिए, कुछ जो है टैक्स में जो है छूट मिल जाती है, कुछ जो है उनको जो चैनल होते हैं टीवी चैनल उनमें जो है उनका सीन इन दिखेगा, ठीक है, प्रचार वगैरह उनका जो है कुछ फ्री होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन का ही जब चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे जो है 2023 में जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि इसमें जो है प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और जो है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है शामिल किया जाए, तो उसको जो है करंट में जो सत्ता में सरकार है उसने जो डिसीजन को बदल करके एक नया कानून लाई, जिससे जो है जो इलेक्शन कमीशन का जो चुनना है वो डायरेक्ट जो है सरकार के हाथों में है। तो आप समझदार हो, आगे बताने की जरूरत है ही नहीं। आगे बात करते हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये इंश्योर करता है सीटों का कि चलिए तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में आप ये समझे कि जो विनर होता है वही जो है सब कुछ मान ले जाता है। कुल मिला के बात शुद्ध भाषा में यही है। और आगे क्या पूछें, हाँ, वाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज नॉट अडॉप्टेड फॉर द लोकसभा, यानी कि प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा के लिए अडॉप्ट क्यों नहीं की गई? क्योंकि पहली बात तो ये है कि इसकी सिंप्लिसिटी नहीं है, ठीक है। आम नागरिक को शुद्ध भाषा में सीधे तरीके से समझना चाहिए। और तुम दुनिया का उसमें फार्मूला लगा करके जैसे जो है ला के लाओगे तो फिर वो जो है आम नागरिक समझ नहीं पाएगा, सीधी सी बात ये है। और दूसरी बात ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो है काफ़ी जो है प्रैक्टिकलिटी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें हो नहीं पाती हैं। इसीलिए जो है ये
जो सिस्टम है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, वो जो है लोकसभा के लिए अडॉप्ट नहीं किया जाता है, जो है आपको देखने को मिलता है। राज्यसभा की बात कर लो तो राज्यसभा जो है आपको पता ही है, राज्यसभा होती है, इसका भी जो है सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। और इसमें जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, याद रखिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओपन बैलेट सिस्टम होता है, ठीक है। और चलिए इसको देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है जिसको अमेंड किया गया था 2003 में, इसमें जो है ओपन बैलेट सिस्टम को जो है लाया गया था, ओपन बैलेट सिस्टम को लाया गया था। आगे क्या है, रूल इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, रूल 39 AA ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961, जिसके अनुसार अंडर दिस सिस्टम MLAs बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड टू शो देयर मार्क्ड बैलेट पेपर टू द अथॉराइज्ड एजेंट ऑफ देयर पार्टी, फेलियर टू डू सो रेंडर द बैलेट इनवैलिड एंड इंडिपेंडेंट MLAs आर एक्सेम्प्ट। देखिए इसमें क्या था, इसमें प्रावधान ये किया गया था कि जो MLA होते हैं उनको जो है उन्होंने किस पार्टी को जो है वोट दिया है ये उनको शो करना पड़ेगा अपना बैलेट को, यानी कि ओपन बैलेट सिस्टम है, ठीक है। और इसमें वो MLA शामिल नहीं होंगे जो इंडिपेंडेंट आते हैं, मतलब किसी पार्टी से जो है नहीं आते हैं, ठीक है। और इसको जो है अब सीधी सी बात है, क्योंकि नेताओं लोगों को जो है ये होगा कि अपनी पार्टी को मतलब दिखाना पड़ेगा कि जो है किसको वोट दे के आए, किसको नहीं वोट दे के आए, तो इसको जो है चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली का संवैधानिकता को जो है बरकरार रखा। ये केस था कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का केस है। अब स्पेशल फीचर देख लो जरा, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, जैसे जो है 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन होता है। ये सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन में ही होता है, जैसे लोकसभा का हो गया, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द सुप्रीम कोर्ट इन द साइलेंस मनुभाई परमार वर्सेज इलेक्शन ऑफ इंडिया 2018 का केस था, जिसमें कहा था कि नोटा कैन नॉट बी अप्लाइड इन द इनडायरेक्ट इलेक्शन एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 80 क्लास 4। ये जो है नोटा वो आपका राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं हो सकता है। अब राज्यसभा के इलेक्शन में काहे नहीं हो सकता, इसी कौन सी जो है दिक्कत हो गई जा करके, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये है क्योंकि ये आर्टिकल नंबर जो 80 क्लास 4 है उसके साथ जो है इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उसके साथ जो है कंसिस्टेंसी यहाँ पे शो नहीं होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें जो है कैसे आप रख दोगे जा करके। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो तो 2003 से पहले जो है कैंडिडेट हैड टू बी रेजिडेंट इलेक्टर्स ऑफ द स्टेट दे साट टू बी रिप्रेजेंट, यानी कि जिस भी स्टेट आप स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको जो है आप रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के होने चाहिए, डोमिसाइल आपका होना चाहिए। देखिए डोमिसाइल अलग होता है, रेजिडेंट अलग होता है, इतना अगर नहीं पता तो सर्च कर लो जा करके। 2003 अमेंडमेंट रिमूव दिस रिक्वायरमेंट, और 2003 का जो अमेंडमेंट था उसमें ये रिक्वायरमेंट को जो है खत्म कर दिया गया, और कुलदीप नायर का एक केस था। Representation of the People Act 1951 Section 59 AA inserted by the Representation of the People Act 2003 mandates showing the ballot to a party's authorized agent in the open ballot system। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्रॉस वोटिंग क्या होती है, तो ओपन बैलेट सिस्टम अलाउ जो पार्टी होती हैं वो जो एजेंट जो है उसमें वेरीफाई कर सकता है कि वोट जो है किसको डाल करके आए हो, तो ये जो है क्रॉस वोटिंग डिटेक्टेबल होती है, यानी कि जो आप चेक कर सकते हो, इसी को ओपन वोटिंग। ओथ टेकिंग प्रायर टू वोटिंग A claim attributed to Ravi Naik case suggests MLAs may vote in Rajya Sabha election before taking oath. However, no authority ruling could be verified. Needs verification before inclusion. यानी कि जो है जो रवि नायक का केस था इसमें सजेस्ट किया गया था कि MLA जो है वो चाहें तो जो है वो राज्यसभा में जो है इलेक्शन में वोट कर सकते हैं शपथ लेने के पूर्व। चलिए रेशनल जो है क्या है, मतलब इसका तर्क क्या है राज्यसभा में पीआर का जो है यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो है तर्क क्या है इसके पीछे। इसका तर्क सबसे पीछे जो है ये है, कहाँ गया, इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो स्मॉलर जो पार्टी होती हैं उनका भी जो है रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो जाए, माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। लोकसभा में यही तो कमी थी, हालांकि SC और ST का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है वो बात अलग है। प्रिवेंट डोमिनेंस, यानी कि सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की वहाँ पे डोमिनेंस नहीं होती, स्टेट असेंबली से जो है अलग अलग लोग अपने चुन कर जो है आते हैं, तो एक प्रकार से जो है हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है कि चलो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है कुछ लोग उठ करके जो है आ रहे हैं, यानी कि राज्यों का भी जो है प्रतिनिधित्व वहाँ पे हो रहा है। रीइंफोर्स द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिररिंग द पॉलिटिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द स्टेट असेंबली, यानी कि जो फेडरल कैरेक्टर है इससे हमारे देश का झलकता है कि यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस नहीं है। तो ये सारी बातें जो है हो ही गई, आगे बढ़ाओ। अब हम आ चुके हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में जो बिजनेस होता है वो कैसे होता है। अब आप कहोगे सर पार्लियामेंट में बिजनेस कहाँ से आ गया,
देखिए आर्टिकल नंबर 85, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 क्लास 1 कहता है द प्रेसिडेंट शैल समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेस थिंग्स विट हाउएवर नॉट मोर देन 6 months शैल लैप्स बिटवीन द लास्ट सेटिंग इन द वन सेशन एंड द फर्स्ट सेटिंग ऑफ द नेक्स्ट। इसका मतलब ये हो जाकर कि प्रेसिडेंट जो है 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए सेशन के बीच में, उससे पहले जो है समन करेगा और जो है हाउस जो है पार्लियामेंट का बुलाएगा। द प्रेसिडेंट में प्रोरोगो आइदर हाउस और द हाउस बाथ हाउस डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। देखिए दोस्तों जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो है प्रेसिडेंट चाहे तो जो है वो 17 बसान एक हाउस का या दोनों हाउस का जो है वहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, प्रोरोगो वर्ड लिखा है, ठीक है, 17 बसान की बात हुई है, डिसोल्यूशन की बात नहीं हुई है दोनों हाउसेस के लिए, ठीक है। दोनों हाउस में से राज्यसभा कहाँ भंग होती है, राज्यसभा थोड़ा भंग होती है, 17 बसान हो सकता है वो बात अलग है, लेकिन 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 प्रोरोगो वर्ड लिखा है, डोंट कंफ्यूज डिजॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ, है देखो दोनों बात लिखी हुई है कि डिजॉल्व सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल ही होगा, प्रोरोगो जो है प्रेसिडेंट दोनों को कर सकता है, यानी कि 17 बसान दोनों का कर सकता है। आर्टिकल 100 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 100 कहता है कोरम के बारे में। कोरम क्या होती है, तो कोरम जो है कहाँ गई, कोरम, कोरम का मतलब होता है, कोरम हिंदी में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। एक बात पहले आप ध्यान में हिंदी में समझ लें कि ये लेक्चर जो है हिंदी में नहीं होता है, ठीक है, ये लेक्चर सिर्फ इंग्लिश के लिए है, यानी कि जो इंग्लिश और इंग्लिश को समझना चाहते हैं, मेरी जिम्मेदारी इस लेक्चर में हिंदी में जो है बताना नहीं है। अगर मैं बता देता हूँ तो इसको आसान मानो, बाकी बात खत्म। आर्टिकल 100 क्या है, तो आर्टिकल 100 कहता है कि पार्लियामेंट में कोरम होनी चाहिए। कोरम का मतलब ये हुआ जाकर के जैसे ऐसा पता चला जो है 2-4 लोग जो है पार्लियामेंट में इकट्ठे हो गए और कार्रवाई स्टार्ट हो गई, अरे कम से कम कुछ नंबर होने चाहिए ना, कि जो है 4-5 लोग आओ तब जो है जाकर के बात हो जाकर के पता चला वहाँ पे एक ही आदमी चला आया कि चलो भैया कानून पास करो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। कोरम होनी चाहिए पार्लियामेंट में। अब कोरम होती क्या है, तो कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। इफ कोरम इज नॉट मेट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट एडजर्न और सस्पेंड द सिटिंग अंटिल कोरम इज प्रेजेंट। यानी कि जो है अगर 1/10 यानी कि 1/10 यानी कि 1/10 लोग जो है अगर जिस हाउस के भी जो है प्रेजेंट नहीं है तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी, पार्लियामेंट को जो है एडजर्न कर दिया जाएगा, यानी कि मुलतवी कर दिया जाएगा, यानी कि जो है अगले समय के लिए जो है टाल दिया जाएगा। वो कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है ये। आर्टिकल 108 क्या कहता है, तो आर्टिकल 108 कहता है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब हुआ जाकर के कि पार्लियामेंट जो है जब कोई भी बिल डेडलॉक में फंस जाता है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो यानी कि साधारण विधेयक हो, या मनी बिल ना हो करके कोई भी अन्य बिल हो, मतलब ये हुआ जाकर के कि मनी बिल नहीं होना चाहिए। मनी बिल जो है वो अलग प्रकार से होता है, ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। ज्वाइंट सिटिंग से तब होती है जब मनी बिल ना हो और ऑर्डिनरी बिल हो, तो उस केस में क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग होती है। प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 108 का यूज करता है ज्वाइंट सिटिंग। अब देखिए ज्वाइंट सिटिंग अमेंडमेंट के केस में नहीं होती है, जब संविधान में संशोधन करना होता है तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। और इस केस में जो है वो अलग बात हो जाती है। मैं आप समझ रहे होगे कि मैं इतनी बारीकी बात क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन यहीं से पूछे हुए हैं और तुम जो है यहाँ पे लटक जाओगे तुरंत। लिखते जाओ डायरी में, ठीक है, जो मुंह से निकल जाए उसको लिख लो। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या होती है, तो ज्वाइंट सिटिंग मैंने आपको क्या बताया कि दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है कि चलो जो है बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत है। फिर अल्टीमेटली जो है जब दोनों लोग मिलते हैं तो जिसकी बात आती है उसकी बात, लोकसभा बड़ी होती है, राज्यसभा छोटी होती है, पास हो जाता है मामला, बस यही होता है, कुछ नहीं होता है। आर्टिकल 118 क्या कहता है, आर्टिकल 118 ये 118 ये कहता है कि ईच हाउस में मेक रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड देयर ओन रूल बुक एंड जॉइनिंग एडजर्नमेंट मोशंस एंड रेजोल्यूशन एंड द अदर प्रोसीजर्स। मतलब ये हुआ जाकर के कि जो है हर जो हाउस है, हाउस का मतलब घर, गृह, भवन, सदन नहीं, घर का यहाँ पे हाउस है, जो संसद का जो दोनों सदन होते हैं, तो वो जो है अपने अपने रूल जो है प्रोसीजर और जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए स्वयं से जो है रूल अपने बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। इनकी अपनी एक बिजनेस रूल होती है, जैसे उसमें चैप्टर होते हैं कि लोकसभा का चैप्टर 15 खोलो, चैप्टर 22 खोलो, चैप्टर ये रूल इसमें ये लिखा है, ये बातें ये लिखी है, तो इनका भी एक चैप्टर मतलब एक रूल बुक होती है, ठीक है। हर जैसे लोकसभा हो गया, लोकसभा के एक सेक्रेटरीट होते हैं, राज्यसभा के अपने एक सेक्रेटरीट होते हैं, एक बड़ा जो है पूरा सिस्टम चलता है, तब जाकर के जो है डेली पार्लियामेंट के सेशन हो जाते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है सभी से चल जाता है। आगे बात करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, डेफिनेशन एंड उसकी रिक्वायरमेंट पहले देख लीजिए। सेशन का मतलब होता है ये जो है हाउस के फर्स्ट मीटिंग से शुरुआत होता है और ये जो है समन इसको किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो है इसको प्रोरोगो यानी कि सत्र का जो वसान होता है, यानी कि जो सत्र, मैं याद रखिए सत्र सेशन, ठीक है, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो
सेशन जो है उसको बुलाया जाता है, ठीक है, सेशन पे खत्म हो जाता है तो उसको सत्रावसान कहते हैं, प्रोरोगो कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड मोर देन 6 months आर इंटरवीन बिटवीन 2 सेशन इंश्योरिंग एट लीस्ट 2 सेशन पर ईयर। यानी कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखा गया है कि हर साल जो है कम से कम 2 सेशन तो हो ही जाए, ठीक है। हालांकि सेशन होते कितने हैं, तो सेशन 3 होते हैं, ठीक है। BMW जिसको कहते हैं, BMW, अब तुम कहोगे कौन सी कार, BMW का मतलब बजट मानसून विंटर, ठीक है, कार नहीं। तो हर, मैंने क्या बताया कि सेशन जो है उसमें 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, और सेशन जो है वो साल में लगभग 2 तो करवा ही लो। बजट सेशन शुरू होता है जनवरी फरवरी या फरवरी से अप्रैल मई तक चलता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो है बजट पेश किया जाता है, आपको पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको पेश करते हैं, और इन द नेम ऑफ गॉड नहीं, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मानसून सेशन क्या होता है, तो मानसून सेशन जो है जुलाई से सितंबर तक चलता है। ये कोई फसलों का सेशन नहीं है, दिमाग में डाल लेना, ठीक है, ये सेशन पार्लियामेंट के हैं। और विंटर सेशन जो है नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। ये तीनों सेशन जो है ये कन्वेंशन है, एक बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, दीज आर कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है ये जो है कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है कि जो है ये सेशन चलेंगे, ये बहुत बात जो है बहुत ध्यान की बात है, ठीक है, समझ रहे हो, ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स ओनली द 6 month रूल। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो है 6 month जो रूल है ना उसके बारे में जानकारी है। स्पेशल एक्स्ट्रा सेशन जो है अगर चाहे तो प्रेसिडेंट जो है समन करके पार्लियामेंट को किसी भी समय पे एंड एडवाइस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अर्जेंट बुला सकता है कि भैया जो है आई लो। अब जो है अब तीनों में जब थोड़ा सा फर्क देख लो कि क्या किस में होता है। जैसे समन का मतलब होता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि फॉर्मल तरीके से जो है एक हाउस बुलाया गया है मीटिंग के लिए कि चलो जो है चाय पी लो चल के, जो है बहुत दिन से ठंडी हो गई। अथॉरिटी ऑफ कंडीशन क्या होती है, तो प्रेसिडेंट जो है समन कर सकता है पार्लियामेंट को एंड एडवाइस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें आपको पता है मैंने BMW आपको बताया, पार्लियामेंट जो है वो कन्वे इसके इफेक्ट क्या होता है, तो इससे जो है पार्लियामेंट चलने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो बिजनेस होते हैं वो सारे स्टार्ट हो सकते हैं, शुरू हो सकते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि फॉर्मल रूप से जो है टर्मिनेशन कर दिया गया सेशन का विदाउट डिजॉल्विंग द लोकसभा। यहाँ पे शब्द याद रखिएगा, विदाउट डिजॉल्विंग द लोकसभा, यानी कि लोकसभा को डिजॉल्व किए बगैर हमने सत्र को जो है वो खत्म कर दिया कि जाओ घर पे पढ़ो जा करके, आराम से लेटो जा करके, बहुत हो गया, ठीक है। और फिर जो है अब विदेश इधर निकल लेना, कोई अमेरिका जाएगा तो कोई लंदन जाएगा, और फिर 6 महीने बाद जो है देश को देख लेना आकर के, फिर जो है वहीं पर, हाँ यही चलता है देश में। द प्रेसिडेंट प्रोरोगे आइदर हाउस और द बाथ हाउस, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो जो है प्रोरोगे चाहे तो एक हाउस को करे चाहे तो दोनों हाउस को कर दे। बिल पेंडिंग इन द आइदर हाउस डू नॉट लैप्स हाउएवर मोस्ट नोटिसेस मोशंस एंड द रेजोल्यूशन लैप्स। बिल जो पेंड, ये देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से, बिल पेंडिंग इन आइदर हाउसेस डू नॉट लैप्स, यानी कि किसी भी हाउस में जो बिल पेंडिंग होता है ना वो जो है लैप्स नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो मोस्ट ऑफ द जो नोटिस होती हैं या मोशन होते हैं या जो है रिजोल्यूशन होते हैं ये सब लैप्स हो जाते हैं। डिजोल्यूशन क्या होता है, डिजोल्यूशन का मतलब होता है कि सरकार खत्म हो गई है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द लोकसभा, रीड विद आर्टिकल, ये जो है ये आर्टिकल आप देख लीजिए सामने लिखे हुए हैं, बार बार मुंह से निकालना शोभा नहीं देता। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, राज्यसभा जो है डिजोल्यूशन नहीं होती, 50 सालों से बता रहा हूँ। अगले क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट डिजॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही बात है, अदरवाइज इट डिजॉल्व द ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 ईयर, यानी कि जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी या तो जो है खुद प्रेसिडेंट कर दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह ला पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है ऑटोमेटिकली 5 ईयर में हो जाएगी, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो वो बढ़ती रहती है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। सारे लेक्चर देख के आओ, काफ़ी सीखने को मिलेगा। ऐसे कूद पड़े हो इसी लेक्चर पे तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो। ऑल पेंडिंग बिजनेस इन द लोकसभा इंक्लूडिंग बिल्स एंड मोशंस लैप्सेस। तो डिसोल्यूशन में आपको पता है कि जितने भी जो है बिजनेस होते हैं लोकसभा में वो सब जो है जितने भी पेंडिंग होते हैं, चाहे वो बिल हो चाहे मोशन हो चाहे लैप्स, ये सब लैप्स कर जाते हैं। राज्यसभा जो है कंटिन्यू एज ए परमानेंट बॉडी करती रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि जो है लैप्सिंग ऑफ बिल्स नोटिस एंड मोशन का जो है क्या इफेक्ट होता है प्रोरोगेशन से। तो बिल पेंडिंग इन आइदर हाउस डू नॉट लैप्स ऑन द प्रोरोगेशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 187 क्लॉज 3। नोटिस मोशन और रिजोल्यूशन और अमेंडमेंट वगैरह जो है जनरली लैप्स कर जाते हैं। फ्रेश नोटिस या रिक्वायरमेंट जो है नेक्स्ट सेशन में पड़ती है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है, जैसे सर्टेन कैटेगरी जो है उसके लिए एक्सेप्शन है, जैसे नोटिस जो है इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस अ बिल, अगर कोई ऐसी नोटिस है जिसका इंटेंशन इस प्रकार का था कि बिल ही में वो आने वाली थी, मे सर्वाइव एज पर द हाउस रूल्स,
इफेक्ट क्या होते हैं डिसोल्यूशन के लोकसभा पे। तो बिल पेंडिंग जो लोकसभा में होते हैं वो सारे जो है बिल जो है पास बाई लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस, यानी कि जो है जो लोकसभा से जो है पास हो चुके हैं और राज्यसभा में जो है पेंडिंग है वो सारे जो है लैप्स हो जाते हैं। बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा डू नॉट लैप्स, यानी कि बिल जो है जो पेंडिंग पास हो जाते हैं, नहीं बिल जो पेंडिंग है राज्यसभा में लेकिन उनको अभी लोकसभा के द्वारा जो है पास नहीं किया गया है, वो जो है लैप्स नहीं होते हैं। दे मे बी इंट्रोड्यूस इन द न्यू लोकसभा, अगली जो है लोकसभा जो होगी यानी कि जो अगली सरकार आएगी या मान लो वही पुरानी सरकार आ जाए तो उसमें जो है फिर इंट्रोड्यूस होगा। ये दोनों बातों को समझ ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल पेंडिंग बिजनेस इन द लोकसभा इन इट्स कमेंटीज लैप्सेस, अच्छा जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे जो है खत्म हो जाते हैं और जो कमेटी होती है वो भी जो है लैप्स हो जाती हैं। अब आपको कहोगे सर काहे की कमेटी, पिछला लेक्चर देख के और फिर मैं आपसे वही कहूँगा, अदरवाइज जो है बस सवाल खड़े करते रहो। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब एडजमेंट देख लेते हैं। ये देखिए अब मैं आपके सामने कुछ शब्द बताऊंगा इनको जो है देख लेना। जैसे पहला है एडजमेंट। एडजमेंट का जो है एडजमेंट का मतलब होता है दखलिया उर्दू में कहते हैं, और एडजमेंट का मतलब आप सीधा समझ लो कि टेम्परेरी रूप से मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रूप से जो है अल्पकालीन रूप से जो है सस्पेंड किया गया है जो सिटिंग है हाउस की, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा की, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ऐसा करता है। याद कीजिएगा ये जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। may last for hours, part of a day or multiple days, does not terminate the session, business resumes when the house meets again, यानी कि डे टू डे फंक्शन है, ठीक है। जैसे जो है कह दिया कि जो है दख लिया तो जो है सब पूरा राज दरबार हट गया, ठीक है, तो एडजमेंट होता है। अब सवाल ये है कि सर एडजमेंट साइन डाई क्या होता है। एडजमेंट साइन डाई का मतलब होता है, इसका लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट डे, टर्मिनेशन ऑफ सेटिंग विदाउट फिक्सिंग अ डेट फॉर असेंबली। जैसे जो है मान लो दखलिया कर दिया, ये बताया नहीं कि मिलना कब है, तो उसको कहते हैं एडजमेंट साइन डाई, ठीक है। ये भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है यूजुअली, जो है इसको प्रोरोगेशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और फिर जो सेशन होता है वो खत्म ही हो जाता है लगभग, ठीक है। और प्रोरोगेशन जो है एक सेपरेट जो है एग्जीक्यूटिव एक्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है ये करता है, ठीक है, मतलब बता ही नहीं तारीख की अगला कब होगा, ठीक है, तो इसको एडजमेंट साइन डाई कहते हैं। अगर प्रेसिडेंट करेगा तो सीधी सी बात है सत्र खत्म हो गया है, चलो भैया अपना अपना बोरी बिस्तर ला दो, चलते बनो, खूब जो है रिफंड का माल लिया। अब लंदन को निकल लेगा, यही सब होगा। रिसेस क्या होता है, तो रिसेस का मतलब होता है इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो दो सेशन के बीच का जो समय होता है उसको रिसेस कहते हैं। लेम डक सेशन क्या होता है, तो लेम डक सेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल एक टर्म है जो यूएस के पारू किया गया, उधार लिया गया। refer to a session of the outgoing लोकसभा held after general election but before the newly elected लोकसभा meets, यानी कि जो है ये एक प्रकार का सेशन होता है, ठीक है, जिसमें जो है जो आउटगोइंग लोकसभा जो है जो वो जो है जनरल इलेक्शन के बाद जो है, लेकिन न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के पहले जो है जो सेशन होता है उसको जो है लैम डक कहते हैं, ठीक है, और जिसमें आउटगोइंग ही और जो है न्यूली इलेक्टेड से पहले, ठीक है, तो ये एक लैम डक सेशन कहलाता है, ठीक है। पापों का प्रायश्चित करने के लिए करवा रहे होंगे, तो आउटगोइंग मेंबर्स नॉट री इलेक्टेड एंड टर्म्ड लेम डक्स, ठीक है, तो इसमें जो है री इलेक्ट दोबारा नहीं माना जाता, ऐसा नहीं होता कि जो है दोबारा इलेक्ट होकर आए, लेम डक होता है मतलब जो है आउटगोइंग मेंबर ही हैं, ठीक है, और वो जो ऐसे आ रहे हैं, बस बात खत्म। पर्पज नोट टू, पर्पज इसका क्या होता है ये भी समझ लो, टू फिनिश अर्जेंट एंड पेंडिंग बिजनेस डिपेंडेंट ऑन द पार्लियामेंट्री कैलेंडर, ताकि जो पेंडिंग बिजनेस है ना उनको कंप्लीट किया जा सके, मान लो पुराने पाप है उनको धोना है वगैरह वगैरह। नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इंटायरली कन्वेंशनल, ये सब जो है कन्वेंशन है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये बातों को जरा ध्यान रखा करो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और इसे क्या है। कोरम क्या होती है, तो कोरम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। 1/10 चाहिए होता है, 55 हो जाएंगे लोकसभा के और 25 हो जाएंगे राज्यसभा के, और ख़त्म। अब ड्यूरेशन देख लेते हैं कि लोकसभा की ड्यूरेशन क्या होती है, तो आपको 50 बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, 5 साल होती है जब तक इमरजेंसी ना लगी हो, ठीक है। इमरजेंसी के केस में जो है इसको एक्सटेंशन जो है कंटिन्यू की जा सकती है 6 महीना लगा करके, ठीक है, और 6 महीने से जो है आगे भी जो है 6 महीने जो है और 1 ईयर जो है एक बार में बढ़ा सकते हो, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो नेशनल इमरजेंसी के केस में टर्म जो है लोकसभा का 1 साल बढ़ा सकता है, और जबकि जो नेशनल इमरजेंसी होती है जब वो जो है ऑपरेशन में हो,
एक्सटेंशन जो है कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस, यानी कि जो है ये एक्सटेंशन ऐसा नहीं होगा कि इमरजेंसी खत्म हो गई तुम 6 महीने के बाद भी जो है मज़ा मार रहे हो, तो 6 महीने इमरजेंसी जब खत्म हुए तो उसके 6 महीने के अंदर जो है कुल मिलाकर के काम चालू होना चाहिए, दोबारा सरकार जो भी होना है वो वगैरह होना चाहिए, चुनाव वगैरह। आगे जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि फिफ्थ जब लोकसभा चल रही थी, फिफ्थ पाँचवीं पंचम 1971 से 1977 वाली, तो इसमें जो है टर्म को बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, और इसमें जो है हाँ बढ़ाया गया था, इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, आपातकाल। आगे क्या है जुडिशियल, अच्छा ये मैंने आपको पढ़ाया हो, अगर आपको याद हो तो नेशनल उसमें जो है नया शब्द जोड़ा गया है नेशनल इमरजेंसी में, वो शब्द बताओ कौन सा नया जोड़ा गया है, कमेंट करके बताओ, पिछले लेक्चर में पढ़ाया रहा है। मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है जुडिशियल रिव्यू को जो है पढ़ाई चुका हूँ 50 बार, ह्यूमन राव यूनियन ऑफ इंडिया ये भी पढ़ा चुका हूँ, राज्यसभा ये भी बता चुका हूँ, परमानेंट बॉडी यहाँ बताया। काउंसिल ऑफ स्टेट ऑर्डर 1952, रिटायरमेंट बाई लॉटरी रोटेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा लोकसभा डिजॉल्व सही है, रिलेटेड प्रोविजन रिजॉल्व ये भी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा एक बात ये याद रखिएगा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मैं आपको आने वाले लेक्चर जो होंगे उसमें पूरा एक्ट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी बात अभी उठाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लंबा सा एक्ट है और इसको एक बार में पूरा देख लेंगे और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछती है, ठीक है, ये बात हो ही गई, ये भी हो गया मामला। अच्छा राज्यसभा जो है उसका इमरजेंसी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इस कंटिन्यूटी इंश्योर पार्लियामेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इवन द लोकसभा डिसॉल्व, इसका देखिए राज्यसभा को जो है अनलिमिटेड इसीलिए बनाया गया है ताकि जो है ये लगता रहे कि हाँ देश अभी जिंदा है, ठीक है, वरना तो मुर्दों का देश है वैसे भी। वैकेशन ऑफ सीट की अगर हम बात कर लें तो जो है आर्टिकल 101 जो है वो वैकेशन ऑफ सीट के बारे में बात करता है, यानी कि जो है खाली कैसे होगी सीट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो मैं आपको बताऊं तो उसमें वैकेशन ऑफ सीट कई तरीके होते हैं, जैसे जो सबसे पहला होता है डिस्क्वालिफिकेशन, एक मेंबर जो है वो सीट से जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 102, और इसके कॉमन ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे जो है कोई आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान लीजिए जो है उसको संभाल लिया, ठीक है, सरकारी नौकरी भी कर रहे हो, नेता भी बनना चाह रहे हो, तो कैसे चल जाएगा काम। अनसाउंड ऑफ माइंड पगलवा टाइप का हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी वॉलंटरली एक्वाइजिंग ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप और एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस टू अ फॉरेन स्टेट, इसका मतलब ये हो जाकर सिद्ध भाषण समझ लो कि अगर तुम मान लो जो है देश का कर्जा लिए बैठे हो, बैंकक्रप्ट हो, तो तुम्हें चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है, या फिर जो है तुमने फॉरेन सिटीजनशिप को ले लिया तो भारत की नागरिकता खो दी हो तो हटाओ, या फिर जो है किसी विदेशी देश के साथ जो है हाथ मिलाए हुए हो, ठीक है, हाथ मिलाना बुराई नहीं है, दरअसल जो है निगेटिव तरीके से मिलाए हुए हो। कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस अट्रैक्टिंग स्टेचुरी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो प्रावधान है उसमें जो है आप दोषी पाए जाते हो, या डिस्क्वालिफिकेशन आपकी अंडर द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भी जो है आपका हो सकता है, तो ये सारे इतने सारे डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है, हालांकि होता तो कुछ नहीं है, ये तो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। आगे आ जाओ रिजाइनेशन, चाहे तो जो है अपने मन से जो है जब उसको लगे कि जो है पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया तो वो रिजाइनेशन कर सकता है, ठीक है, मान लो कहीं, चलो अच्छा आगे बढ़ो, रिजाइनेशन हो गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किया जाता है, ठीक है, रिजाइनेशन। डुअल मेंबरशिप हमारे देश में नहीं है, ठीक है, डुअल मेंबरशिप का मतलब ये हुआ जाकर कि ऐसा नहीं कि जो है तुम दो हाउसेस का लिए बैठे हुए हो, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देशों में जो सॉरी हमारे कि जैसे मान लो कोई नेता है वो 2 सीटों से लड़ा, ठीक है, 2 सीटों से चुनाव लड़ा, ठीक है, और दोनों सीटों से पता चला जीत गया तो उसको एक सीट जो है वो छोड़नी पड़ती है, ठीक है, दोनों सीटों से आप चुनाव लड़के दोनों सीटों का रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, और ऐसा जब भी होता है तो आपको एक सीट को खाली करना पड़ता है, ये बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए। आर्टिकल 100, अच्छा ये भी एक डिबेट का मुद्दा है कि ये जो 2 सीटों वाला कॉन्सेप्ट है या 2 से अधिक भाई मान लो कर लें, तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे देश में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें फालतू में इतना मशीनरी खर्च होता है, ठीक है, और तुम तो मान लो जो है प्रोबेबिलिटी का नियम कॉन्सेप्ट लगा करके जो है खड़े हो लेते हो, पैसा नहीं सरकार का खर्च होता है फालतू में, जो है इसको ख़त्म करना चाहिए, एक ही सीट से जो है चुनाव लड़ना लड़ो, ना लड़ना भाग लो। चलिए अब लेक्चर के दोस्तों बीचों बीच में आ ही चुके हो तो लगे हाँ तो जो है इतना हमारा काम सुन लो। ओसवाल जो है बुक्स अगर आप चाहें तो जो है हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारा प्रोमो कोड अगर आप सारा 10 लगा करके जो है ओसवाल बुक्स को परचेज करो तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लगाना ना भूलें। साथ ही में अगर आप जो है यूपीएससी के बहुत सारी जो है वीडियो हमारे चैनल पे 700 लेक्चर लगभग जो है रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, उनको जो है हमारे चैनल को विजिट कर लें, ठीक है, और पता चले गया हो गया।
आगे जो है अगर आप PW से अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारा जो कूपन कोड है उसको लगाओगे तो डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, प्रोमो कोड यही है, या फिर जो है जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय ये बदल चुका है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। आर्टिकल 100 डुअल पे चल रहे थे। आर्टिकल 101 कहता है कि साइमल्टेनियस मेंबरशिप ऑफ both houses, a person choosing to both houses must vacate one seat within the 10 days in which house he deserves to serve. In default of such initiation, his her seat in the Rajya Sabha becomes vacant. इसका मतलब ये हुआ जाकर के जैसे मान लो राज्यसभा में खेल रहे थे, राज्यसभा में खेलने का मतलब ये है कि राज्यसभा में तुम्हारी ऑलरेडी मेंबरशिप रहे, अब पता चला तुम जो है खड़े हो गए लोकसभा में जीत गए, तो 10 दिनों के अंदर तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये किस में बनना चाहते हो नेता, समझ रहे हो, लोकसभा के कि राज्यसभा के। अगर तुमने 10 दिन के अंदर ना बताया तो तुम्हारी राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी। ये जो है आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 101 क्लाज 1। अब क्लाज बी क्या कहता है इसको भी जरा देख लो। तो ये देखो जो है कहता है कि इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज आल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज हर सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वैकेंट। यानी कि जो है अगर कोई सिटिंग मेंबर है, अगर जो है वो एक हाउस में था पहले से इलेक्टेड और दूसरे हाउस में भी इलेक्टेड हो गया तो उसकी पहले हाउस वाली वो जो है वैकेंट हो जाएगी। If a person is elected to 2 seats in a house, he should exercise his option for 1, otherwise both seats become vacant। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कोई भी नेता है अगर वो मान लो 2 सीटों पे खड़ा हुआ और दोनों पे जीत गया तो उसको एक सीट को खाली करना पड़ेगा। अगर तुमने जल्दी से डिसीजन ना लिया तो तुम्हारी दोनों सीटें चली जाएंगी। फिर जो है मिस्त्री से बनवाता घूमता। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में जरा देख लेते हैं। तो आर्टिकल 101 क्लास 2 क्या कहता है उसको देखिए। Both simultaneous membership of parliament and a state legislature and a seat in parliament becomes vacant if she does not resign his her seat in the state legislature within the 14 days। अगर जो है कोई मेंबर जो है वो अगर मान लीजिए जो है मान लो जो है लोकसभा में जीत गया और पता चला जो है वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर में भी जीत गया, ठीक है, और अगर जो है उसने 14 दिनों के अंदर ये नहीं बताया कि हम जो है वो चाह रहे हैं कि जो क्या लिखा हुआ है सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट, यानी कि पार्लियामेंट में उसकी सीट खाली हो जाएगी अगर उसने 14 दिन के अंदर जो है नहीं बताया कि हम जो है स्टेट लेजिस्लेचर में रहना चाह रहे हैं या जो है नहीं लेना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि जो है तुम्हें तुरंत बताना पड़ेगा कि हमें जो है वो हमें पार्लियामेंट में रहना है ना कि हमें अपने राज्य में रहना है, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा, फैक्ट को याद कर लीजिएगा, यहीं से तुम्हारा जो है कटिया फांसा जाएगा और जहाँ तुम जवाब दे ना पाओगे। आगे बात कर लो। प्रोविजन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950 प्रेसिडेंट्स और रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर द रिजॉल्विंग डुअल मेंबरशिप इफ द टाइम लिमिट एक्सपायर्स विदाउट इलेक्शन फॉर 1 सीट वैकेशन फॉलोज एज द रूल्स। यानी कि जो है एक टाइम लिमिट होती है हर चीज़ की, ठीक है। पता चला जो है सब जो है बैठे इंतजार में कि जो है बताओ कब डिसीजन होगा, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। सबकी एक्सपायरी डेट होती है और सब जो है एक्सपायरी डेट पे ही जाते हैं। अब्सेंस विदाउट परमिशन, यानी कि जैसे मान लीजिए जो आपने बताया भी नहीं विदाउट परमिशन के, ठीक है, सारी मीटिंग जो है तुमने छोड़ दी, ठीक है, तुम लंदन घूम रहे हो, अमेरिका घूम रहे हो, तो अगर जो ऐसा तुम 60 दिन तक करते हो तो तुम जो है निकल लो, फिर जो है घूमो जा करके, ठीक है। द हाउस में डिक्लेयर द सीट वैकेंट पीरियड फॉर द पीरियड ऑफ प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट एक्सीडिंग 4 consecutive days आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ द 60 days। इसमें जो है पीरियड जो प्रोरोगेशन होता है और जो एडजर्नमेंट का होता है, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बात और भी याद रखिएगा, ये जो पीरियड होता है उसको काउंट नहीं किया जाता 60 डे में, ठीक है। डेथ मान लो जो है प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, तो भी जो है सीट को जो है खाली मान लिया जाता है। रूल्स एंड स्टेचुरी जो है फ्रेमवर्क देख लीजिए। तो प्रोविजन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बता दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक बता ही दियो। आगे क्या लिखा है, जुडिशियल बाई इलेक्शन, अच्छा, इलेक्शन कमीशन के पास भी जो है ताकत होती है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके, प्रेसिडेंट से सुलह मशुरा कर करके वो भी जो है कुछ एक्शन ले सकता है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी हमारे मान लो जो है कोई मेंबर है, ठीक है, पार्लियामेंट का, और जैसे मान लो जो है राहुल गांधी जी पे जो है थोड़े दिन पहले केस एक हुआ था जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति विशेष जो है उनको जो है कुछ जाति सूचक शब्दों से जो है कहा था। तो उस केस में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर जो है किसी नेता को जो है
सज़ा होती है तो उसकी जो मेंबरशिप होती है पार्लियामेंट की वो जा सकती है। आपको कानूनी प्रावधान पता होना चाहिए। तो उस केस में क्या हुआ, तो उस केस में जो है मामला पहले हाई कोर्ट में था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो है मेंबरशिप जाएगी, यानी कि जो है ये लंबे नपेंगे जा करके। लेकिन फिर बाद में जो है इनको राहत ऐसे मिली कि यहाँ पे दरअसल जो एंगल था वो ये था कि 2 साल से ज़्यादा ही क्यों, 2 साल ही रखो ना, समझ रहे हो। 2 साल का 1 दिन कर दो, मतलब जो है 1 घंटा कर दो, 1 मिनट कर दो। तो ये भी देखो दांव पेच होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है जुगाड़ बना करके कटिया फंस के निकल आया मुद्दा। चलो आगे बढ़ाओ। बाई इलेक्शन बाई इलेक्शन क्या हुआ, कैजुअल वैकेंसी आर टू बी फिल्ड बाई इलेक्शन। अच्छा हाँ, जो कोई भी वैकेंसी अगर हो जाती है, मान लो कोई भी मतलब कुछ भी हो गया, तो 6 महीने के अंदर जो है उसको भर दिया जाता है। भर देने का मतलब ऐसे नहीं कि उठा के भर दिया जाएगा, भर देने का मतलब इलेक्शन करवा करके, समझा करो। डिस्क्वालिफिकेशन, रिजाइनेशन, ये सब बता ही दिया है तुम्हें। आगे बढ़ाओ। सैलरी जरा देख लेते हैं। सैलरी और अलायंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सैलरी का तो कुछ कहीं नहीं भत्ता और जो है तनख्वाह सब एकदम टाइमली मिलती है। जनता मरे जाकर, जनता जो है रोड पे एकदम गिर पड़े, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मंत्री जी की जो है पूरी सैलरी तुम्हें गिनवाते हैं, सुन लो। बेसिक सैलरी इनकी होती है 1,24,000 पर मंथ, मात्र ओनली। इस पर जो है डेली इनकी जो सिटिंग अलायंस होती है वो 2500 रुपया होती है पर सिटिंग की, ठीक है। मतलब ये बैठ करके जनता के लिए जो लड़ते हैं ना, वो भी फ्री में नहीं लड़ते हैं, उसके लिए पैसा लेते हैं, ये सेवा हो रही है। आगे पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, यानी कि जो है अपनी जो जहाँ से खड़े हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसका भी जो है 70,000 रुपये पर मंथ मिलता है, मात्र 70,000 रुपये मात्र। ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस 60,000 रुपये पर मंथ मिलता है मात्र, ठीक है। ऑनली वर्ड जरूर लगाएं, कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है, इससे होता ही क्या है। पेंशन देख लीजिए, तो इनकी बेस पेंशन होती है 31,000 रुपया पर मंथ मात्र, ठीक है। एडिशनल पेंशन भी जो है मिलती है 2,500 रुपया पर मंथ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है इनको सुविधा मिलती है। अभी हाल ही में जो है देखो, जनता की तो सैलरी को पता है ही नहीं, ठीक है। जनता को नौकरी कितनी मिल रही है, सैलरी कितनी मिल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में जो है मिनिमम मजदूरी कितनी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कब से जो संशोधन करने पड़ा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेताजी को पता है कि हमारी सैलरी कम हो गई, तो इसलिए देखो 1 अप्रैल 2023 को बढ़ा लिए कि ये जो है सैलरी बढ़ जानी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से जो है पूरा एरिया लगा करके सब कुछ पैसा में मिल जाए। अपनी सैलरी बढ़ाना देखो पूरा याद है, समझ रहे हो। 1 अप्रैल देखो किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से अपनी सैलरी लगा दी। तो ये दशा है हमारे देश की। अभी आम जनता को पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हो, कि आर्टिकल 106 में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है इसको निर्धारित करती है, यानी कि अपनी सैलरी बढ़ाने की याद है। लेकिन हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी दर जो है इतने गिरे हुए स्तर पे है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। क्या वो मजदूरी दर जो है उतनी मिलती है, नहीं मिलती है। जो जेंडर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कि जो जितनी पुरुष को मिलती है, जितनी महिला को मिलती है, उतनी क्या मिलनी चाहिए, वो सब कुछ आता पता नहीं है। मजदूरी से गैर गुजरी देश चल रहा है। लेकिन इनको अपनी सैलरी बनाने की एकदम पूरी जो है मतलब जो है उन्हें याद रहता है कि हमारी बढ़नी चाहिए, हैं। वाह, ये सेवा कर रहे हैं। आगे आओ। मेंबर्स आर बेनिफिट, और देखो इतना ही नहीं, और भी जो है सुन लो। ट्रैवल का मतलब जो है हवाई जहाज वगैरह, रेल वगैरह आराम से फ्री फंड से खोलो, मतलब फ्री फंड से जो है घूमो, ठीक है। और एक जो है कमरा मिलता है। अरे तुम न्यू दिल्ली में जो देखो जा करके, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, नहीं जो प्रेसिडेंट भवन है उसके बाहर देखो, सब एकदम लाइन से जो है सबके आलीशान महल बने हुए हैं, ठीक है। और जनता जो है आराम से मर रही है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह, कम्युनिकेशन सब सुविधा मिलती हैं, ठीक है। और सैलरी तो मिल ही रही है। वो तो ऐसा मान के चलो कि जो है ऐसे ही बस चंदा आ रहा है, उसमें का है, वो तो सब अलग तरीके होते हैं, फिलहाल वो कभी बताएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ाओ। हाँ, आप देखिए यहाँ पे जो है, अच्छा एक बात और हम आपको बता दें कि जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, इनको और पैसा भी मिलता है। कौन सा? एक होती है एमपी लेड स्कीम। अब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हर एमपी को जो है वो 5 करोड़ रुपए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए मिलते हैं हर 5 साल में, नहीं हर साल शायद जो है, जहाँ तक मैं सर्च कर पाऊँ, 5 करोड़ रुपए शायद जो है हर साल मिलते हैं, ठीक है। वो डेवलपमेंट के विकास के कामों के लिए आते हैं, ठीक है। और वो कितना विकास आपके जगह पे होता है वो तो आप ही देखते हो। इसी प्रकार से जो आपके यहाँ का एमएलए होता है उसको भी जो है शायद 1 से 2 करोड़ रुपए हर साल लगभग मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि कितना जो है विकास का काम होता है, समझ रहे हो। अब सवाल ये है कि सर ये पैसा जाता कहाँ पे है, तो जाता पैसा कहाँ पे, आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें जो है जो एमपी होते हैं उनको तो पैसा एकदम हरा हरा मिल जाता है। जो एमएलए होते हैं वो डीएम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। उनको बताते हैं कि ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। तो आपको भी पता है कि जो है गड्ढा खुदवाना है, गड्ढा को तुपवाना है, ठीक है। या मान लो जो है एक आदेश जारी कर देंगे कि जो है 1000 पोस्टर लगने चाहिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम और नारी शक्ति फलाद नियम। 1000 पोस्टर कुछ नहीं लगेंगे, पोस्टर लगेंगे 100 मास्टर। 900 पैसा कहाँ गया, कहाँ पोस्टर लगे, कहाँ पे खत्म हो गया, कोई अता पता नहीं।
1000 पाइप यहाँ पे पड़ेंगे, पाइप वो कभी नहीं आए, पैसा पास हो गया है, पैसा महोदय के पास पहुँच गया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधे बता रहा हूँ, इसे तरीके होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, कहीं किताब में पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे चाणक्य ने जो है 40 प्रकार के तरीके जो है अपनी अर्थशास्त्र में बता के रखे हैं भ्रष्टाचारी करने के, ठीक है। तो लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है पार्लियामेंट के देख लीजिए। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है पार्लियामेंट के, ये जो है एक स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ठीक है। ये जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के केस में जो है आपको पता है कि स्पीकर जो है उसके पास बहुत ताकत होती है लोकसभा के केस में, वही मतलब मान के चलिए पूरा मुखिया आदमी टाइप है। 1921 में जो है फेडरिक व्हाइट एंड सचिदानंद सिन्हा वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट स्पीकर एंड द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको रट्टा मान लीजिएगा। इन 1925 विट्ठल भाई जे पटेल बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जीवी मावलंकर एंड द अनंत स्वामी अयंगर हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ द बीइंग एज द फर्स्ट स्पीकर एंड द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर रिस्पेक्टिवली ऑफ द लोकसभा। ये दोनों फैक्ट हैं, ठीक है। हालांकि अभी यूपीएससी ने कभी यहाँ से पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, वगैरह वगैरह, ठीक। अच्छा, ये पहले जो नाम था ना स्पीकर, ये स्पीकर पहले भी नहीं होता था। हालांकि ये स्पीकर जो है कभी बजता नहीं है, ठीक है। मैं इंतजार में रहता हूँ, लेकिन बजे का मुँह बजता ही नहीं है, इसे विपक्षियों पे जो है बजता है। हाँ, इलेक्शन जो है वो लोकसभा के जो है इलेक्शन जो है लोकसभा के स्पीकर और बाद डिप्टी स्पीकर दोनों के जो है मेंबर के लिए होते हैं, ठीक है। लोकसभा जो है अपने में से चूज कर लेती है कि भैया ये स्पीकर बनेंगे, डिप्टी स्पीकर बनेंगे। ऐसी एक कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर जो है लीडर ऑफ मतलब जो अपोजिशन पार्टी से है वहाँ से आता है। हालांकि हमारे यहाँ पे डिप्टी स्पीकर 2019 से नहीं बना हुआ है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एज सुन एज में बी पॉसिबल, यानी कि इलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। लोकसभा का अपना जो है जो स्पीकर है वो मिल जाए और वगैरह वगैरह। इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ, द प्रेसिडेंट ओनली समन्स द हाउस अंडर आर्टिकल 85 एंड द हैज नो रोल इन द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है स्पीकर के। वैकेशन ऑफ ऑफिस जो है स्पीकर चाहे तो वो उसकी हो सकती है, जैसे जो आर्टिकल 94 में लिखा गया है कि मान लो उसकी जो है मेंबरशिप चली जाए लोकसभा की, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा डज नॉट इमीडिएटली, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब लोकसभा भंग हो जाती है यानी कि सरकार जब खत्म की ओर होती है, तो लोकसभा के भंग होने पे जो है इमीडिएटली जो है स्पीकर का जो टर्म होता है, टेन्योर जो होता है वो खत्म नहीं होता है। स्पीकर कंटिन्यू अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा व्हेन आवर सक्सेसर इज इलेक्टेड। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब तक स्पीकर जो है, जब तक नया लोकसभा का सत्र जो है शुरू होने तक स्पीकर बना रहता है, ठीक है। ये तुरंत नहीं जाता डिसोल्यूशन के समय। इफ हिज रिजाइन इज बाय द राइटिंग एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लिख करके जो है रिजाइन भी कर सकता है। ही सी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर्स एंड द लोकसभा विद एट लीस्ट 14 डेज प्रायर नोटिस, यानी कि जो है 14 दिन पहले जो है आपको नोटिस देनी पड़ेगी। इफेक्टिवली मेजॉरिटी से पास करके लोकसभा को जो है स्पीकर को बाहर कर सकते हो। पावर और फंक्शन क्या होते हैं, तो पावर जो है प्रिसाइड करता है लोकसभा की मीटिंग को, ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करके चलता है, और जो है पूरे दिन चिल्लाने का काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स द रूल ऑफ प्रोसीजर गिवन रूलिंग ऑन द मैटर ऑफ द प्रोसीजर एंड द एडमिसिबिलिटी, यानी कि जितना भी रूल और रेगुलेशन वगैरह जो है इन्फोर्स करने का काम, कि कौन सा नेता ज़्यादा बोला, कौन सा नेता कम बोला, जो है हम आपको भी टाइम देंगे, आपको भी राजनीति चमकाने टाइम देंगे, इसे जो है आप देखते रहते हो, तो वो सब यही काम करता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन पावर भी इसी के पास होता है। कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल है, ये सब सर्टिफिकेशन का काम भी जो है इसी का होता है, ठीक है। तो ये यही डिसाइड करता है। डिसाइड्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स अंडर द 10th शेड्यूल, डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एक दोस्तों केस था कि होतो होलोहन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10th शेड्यूल में जो आप डिस्क्वालिफिकेशन करने की जो ताकत है वो स्पीकर के पास है, लेकिन उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग को जो है प्रिसाइड करता है। वोट्स ओनली इन द केस ऑफ अ टाई, यानी कि जब टाई हो जाता है तभी जो है कास्टिंग वोट करता है आर्टिकल 100 के अनुसार। सर्व इज द एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरिएट, लोकसभा सेक्रेटरिएट का जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो जो है यही होता है। एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ द मेंबर, यानी कि जो मेंबर जो हैं आर्टिकल 194 या फिर जो है 105, इसके तहत जो प्रिविलेज या फिर जो विशेष अधिकार या जो अधिकार मिले हुए हैं उसके गार्जियन के तौर पे जो है स्पीकर ही काम करता है। रिप्रेजेंट द लोकसभा इन द रिलेशन विद द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा इन द लोकसभा ऑर्गेनाइजेशन। लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट हो चाहे राज्यसभा हो या एक्सटर्नल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनसे संबंध में जो है रिप्रेजेंट करने का काम लोकसभा को इसी का होता है। कॉन्स्टिट्यूट एंड सुपरवाइज इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द लोकसभा, ये जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है और सुपरवाइज करता है जो इंपॉर्टेंट कमेटी होती है लोकसभा की, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑफ प्रिविलेज वगैरह वगैरह। सर्व इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का जो है एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट यही होता है, विच लिंक्स द लोकसभा विद द इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री बॉडीज सच एज IPU एंड द CPA। देखिए ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री जो ग्रुप है ना, ये दरअसल इंटरनेशनल
फैसला जो बॉडी होती है जैसे आईपीओ हो गया, सीपीओ हो गया, उनके साथ जो है सामंजस्य बैठाने का काम भी जो है इसी का होता है। हिज हर पावर ऑफ द रेगुलेटिंग प्रोसीजर आर कंडक्टिंग बिजनेस आर मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन इन कोर्ट। यानी कि उसकी जो है कोई भी पावर या किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेता है तो किसी भी कोर्ट में जो है उसमें वकालत नहीं होगी जाकर के, क्योंकि जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूटिव अपने काम, जुडिशरी अपने काम, लेजिस्लेटिव अपने काम। तो स्पीकर के पास अच्छी खासी पावर है, ठीक है। और हिज हर वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन द सब्सटेंसिव मोशन। यानी कि उसका किसी प्रकार का जो है व्यवहार या कंडक्ट वो किसी भी जगह पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, कोई सब्सटेंटिव अगर मोशन आ रहा है तो उसमें जो है उसके कंडक्ट के बारे में बात की जा सकती है। जैसे आपको पता है कि जजेस का भी कंडक्ट जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। अब स्पीकर प्रोटेम कौन होता है? स्पीकर प्रोटेम, ये स्पीकर प्रोटेम जो है वाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट, यानी कि जब जो है ऑफिस की वैकेंट हो जाती है तो ये ड्यूटी को परफॉर्म करता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर इसकी ड्यूटी जो है परफॉर्म जो है वो डिप्टी स्पीकर के द्वारा की जाती है। इफ दैट ऑफिस, यानी कि जो है देखो सबसे पहले तो स्पीकर होता है, स्पीकर के बाद होता है डिप्टी स्पीकर, और मान लो डिप्टी स्पीकर भी निपल ले का मतलब वैकेंट हो जाए तो उसकी जगह पे जो है प्रेसिडेंट चाहें तो वो जो है अपॉइंट कर सकते हैं एक मेंबर को लोकसभा में, ताकि जो है स्पीकर की ड्यूटी को जो है परफॉर्म किया जाए, जिसको हम स्पीकर प्रोटेम कहते हैं। बाय कन्वेंशन बिफोर द इलेक्शन ऑफ अ रेगुलर स्पीकर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस एज स्पीकर प्रोटेम। यानी कि जो है इलेक्शन के कन्वेंशन ऐसी है, कन्वेंशन बिफोर द इलेक्शन ऑफ अ रेगुलर स्पीकर, यानी कि रेगुलर स्पीकर के इलेक्शन के पूर्व, मतलब जैसे मान लो नई सरकार आई, नई अपनी पार्टी स्टार्ट मतलब जो है काम चालू हो गया, तो जब तक वो स्पीकर नहीं आता है उससे पहले जो है प्रेसिडेंट एक सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है हाउस का उसको स्पीकर प्रोटेम के तौर पे नियुक्त कर देते हैं कि तब तक जो है तुम अपनी कार्रवाई वगैरह वगैरह संभालो। प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, यानी कि नई लोकसभा को इसी यही प्रिसाइड करता है, एडमिनिस्टर करता है, ओथ भी है, शपथ जो है यही दिलाता है। याद रखिएगा शपथ दिलाने का काम स्पीकर प्रोटेम का होता है। कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ अ न्यू स्पीकर, यानी कि जो है इलेक्शन जब नए स्पीकर का होता है तो इसी की देखरेख में वगैरह वगैरह होता है। और जैसे जो है स्पीकर बन जाता है तो ये निकल लेता है अपना। आगे आगे देखिए आर्टिकल 93 जो है वो डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है, और डिप्टी स्पीकर मोस्टली जो है माना जाता है कि अपोजिशन से आना चाहिए, ना कि 2019 से नहीं आया हुआ है। इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम इट्स मेंबर यूजुअली सून आफ्टर द स्पीकर इलेक्शन, स्पीकर के इलेक्शन के बाद सून जो बहुत जल्दी जो है इसको लाना चाहिए। हालांकि 2019 से पद खाली पड़ा हुआ है, अब इसमें क्या मनसा है सरकार की वो जो है आप भली भांति जानते हो। आगे देखते हैं। डिप्टी स्पीकर वैकेट्स ऑफिस इफ, डिप्टी स्पीकर का भी जो है ऑफिस खाली मान लिया जाता है इफ सी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। वही सारी कंडीशन है जो सारी कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, हटाने से पहले इफेक्टिव मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए, या जो है अपना इस्तीफा चाहे तो स्पीकर को देकर के निकल ले, या फिर जो है इसके फंक्शन क्या होता है, इसके फंक्शन होता है प्रिसाइड करना मीटिंग को। जब मान लो स्पीकर नहीं हो तो फिर इसके पास पूरी ताकत आ जाती है। नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, स्पीकर के सबॉर्डिनेट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इसका एक इंडिपेंडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है हाउस के प्रति। चेयरमैन कौन होता है? अच्छा, राज्यसभा का, तो चेयरमैन राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। और इसी को जो है चेयरमैन कहते हैं। आर्टिकल 64 एंड 89 प्रिसाइड करता है मीटिंग, जितनी भी प्रोसीडिंग होती है राज्यसभा की उनको जो है प्रिसाइड करने का काम इसी का होता है। ऑर्डर और डेकोरम को यही मेंटेन करके चलता है, इंटरप्रेट करता है, इन्फोर्स करता है रूल ऑफ प्रोसीजर इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। और ये जो है ये सर्टिफाई नहीं कर सकता है बिल को, मनी बिल है या नहीं है, इसके पास ताकत नहीं होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। डिसाइड क्वेश्चन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, मेंबर ऑफ द राज्यसभा अंडर द 10th शेड्यूल, यानी कि 10th शेड्यूल के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो है मेंबर को हटाना बिगाड़ना ये सब इसी का काम होता है, ठीक है। इसके पास ताकत है राज्यसभा के केस में। एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स, यानी कि जो ये वोट के जो है अपने एक्सरसाइज पावर कब करता है? कास्टिंग वोट में, मतलब पहले नहीं कूद पड़ेगा जाकर के। अनलाइक स्पीकर, चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। स्पीकर के तरीके से चेयरमैन जो है हाउस का मेंबर हो ये जरूरी नहीं है, ये बात याद रखनी चाहिए। डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा कौन होता है? तो डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो जो है इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के द्वारा अपने मेंबर से ही, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन जो है वैकेट कर सकता है अपनी ऑफिस को, नहीं, वैकेशन ऑफ ऑफिस। डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस जो है कैसे वैकेट होता है? तो अगर वो जो है वही सारी कंडीशन है, 14 दिन पहले नोटिस, या आप पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, वरना वीडियो जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। वही कंडीशन है जो मैंने ऊपर बताई थी, इसके लिए भी वही सेम तरीका है, बस थोड़ा सा फंक्शन देख लीजिए कि ये जो है डिप्टी जो चेयरमैन राज्यसभा का होता है ये प्रिसाइड करता है राज्यसभा की, जब जो है चेयरमैन नहीं होता है, एक्सरसाइज करता है सारे फंक्शन ऑफ पावर को। ये सिर्फ कास्टिंग वोट कर सकता है, जो कि मैं आपको 50 सालों चिल्ला रहा हूँ। अब जो है देख लीजिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारे इंडिया में क्या होता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखिए, जैसे जो है आपने देखा होगा कि जब कभी भी जो है कोई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है मैं आपको अभी ताज़ा दिखा देता हूँ। अब आप कहोगे सर इसको लिख के नहीं लाए,
इसके पीछे कारण ये है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो समय समय पे बदलता भी रहता है, ठीक है। तो मैं आपको ताज़ा दिखा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है आप वेबसाइट पे जा करके चेक कर लीजिए, जो भी समय आप लेक्चर देख रहे हो सकता हो जब आप लेक्चर देख रहे हो तो उस समय बदल गया हो, तो आप मुझे गलत ना कहें, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि हमारे देश में किसकी कार या किसका काफिला आगे रहेगा, किसका काफिला पीछे रहेगा। तो सबसे पहले हमारे देश में जो कार चलती है, यानी कि जिसका काफिला चलता है, वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के पीछे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के पीछे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पीछे गवर्नर, गवर्नर के पीछे होते हैं जो पूर्व के प्रेसिडेंट होते हैं, और पूर्व के प्रेसिडेंट के पीछे होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पीछे होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो है पीछे होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पीछे होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये एक प्रकार का जो है भारत का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, यानी कि जब भी ये लोग साथ में होंगे तो ये एक तरीका होता है कि किसकी कार आगे रहेगी, किसकी कार पीछे रहेगी, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, बाकी कोई भौकाल वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ये सब जो है प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, मतलब इसी क्रम में जो है कारें चलेंगी, ठीक है। तो इसका भी एक जो है तरीका होता है, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये हर देश का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है, तो अपने को लेना देना है ही नहीं, अपना देख लो, बात खत्म। हाँ, आगे मुद्दे पे आओ। लीडर इन पार्लियामेंट, यानी कि लीडर पार्लियामेंट का कौन होता है, तो आपको पता है वही होगा। तो इस समय जो है लीडर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं लोकसभा के हैं, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, और ये जो है ये 26 जून 2024 को जो है रिकॉग्नाइज किए गए थे, और जो कि 9 जून 2024 से इफेक्टिव है। आफ्टर द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी जब जो है इन्होंने नोटिफाई किया इनके नाम को। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए एक पॉइंट होता है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। कांग्रेस की स्ट्रेंथ जो है ना 18th लोकसभा में 99 सीटें थी। कांग्रेस की स्ट्रेंथ जो है लोकसभा 18th लोकसभा में, यानी कि इससे 2024 से जो भी पिछली वाली थी उसमें 99 थे। तो इनके पास 10% तो वोटिंग था नहीं, 10% जो है शेयर था ही नहीं। 55 सीटें मतलब जो है सॉरी गलत बोल गया, ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जो है कंफर्टेबली ये जो है आराम से जो है 55 सीटें को एक्सीड कर रहे हैं। 55 सीटों का मतलब ये है कि लोकसभा में 10% होने चाहिए, 10, तब जो है लीडर ऑफ अपोजिशन आप बन पाओगे। तो अब तो इनके पास 99 सीटें हैं, तो इसलिए अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। हालांकि पिछली बार नहीं बन पाए थे क्योंकि इनके पास डेकोरम ही नहीं था, वो उसको जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए भी जो है आपको लोकसभा की 10% सीटें चाहिए होती हैं। लीडर ऑफ द हाउस आपको पता ही है, ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। और ये जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में जान लीजिए कि एक स्टैचुरी ऑफिस है, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। और लीडर ऑफ सैलरी एंड अलायंस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, ये एक स्टैचुरी ऑफिस है और इल्ला के द्वारा बनी है, एक्ट के द्वारा। डिफाइंड इन अ लॉ इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी रिकॉग्नाइज बाय द स्पीकर। इनको सभी वही सुविधाएं मिलती हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यूके में मैंने आपको बताया शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट था, ये एंजॉय सैलरी अलायंस फैसिलिटी वो सारी करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती हैं। प्रैक्टिकल पावर इनकी यही है कि ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं हाई लेवल जो सिलेक्टिव ओवरसाइट जो कमेटी होती है, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनना हुआ, हालांकि है नहीं, ठीक है, बस ऐसा है कि इनको होना चाहिए। लोकपाल हो गया, सीबीआई का डायरेक्टर हो गया, तो इसमें जो है इनका थोड़ा सा रोल रहता है। कंट्रोवर्सी क्या रहती है, कंट्रोवर्सी ये मुद्दे की लगी रहती है कि 10% रूल है ही का है, इसको खत्म करो, ठीक है। तो जैसे 10% मान लो, जैसे 2019 वाले में शायद था ही नहीं इनके पास, तो ठीक है, तो 2019 वाले में इनके पास नहीं था, ठीक है। तो ये जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन ही ना पाए, इस बार चलो बन गए, ठीक है। विप सिस्टम क्या होता है? विप सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये जो कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, तो उसी के पक्ष में आपको उसी में वोट करना है, ठीक है। अगर आप जो है उसके पक्ष में वोट नहीं करते हो तो आप पे विप जारी हो सकता, मतलब जो है आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो विप का मतलब होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप आते हो उसके द्वारा कुछ डायरेक्शन दी गई है, उसी के अनुसार आपको कार्य करना है, ठीक है। और ये ब्रिटिश से सिस्टम लिया गया है, ठीक है। अब इसके लिए जो है एक पार्टी जो है एक चीफ विप बनाती है। चीफ विप का मतलब एक पर्सन चीफ विप होता है, मतलब मुख्य विप व्यक्ति होता है। वही जो है कुछ डायरेक्शन वगैरह देता है कि जाओ इसको वोट डाल के चले आओ, जो है डाल दो, अगर ऐसा तुमने ना किया फिर जो है तुम्हारे खिलाफ कुछ होगा, ठीक है, पता चल गई तब। लीडर एंड चीफ विप ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टी एंड ग्रुप इन पार्लियामेंट्री एक्ट 1988 प्रोवाइड्स ऑफिशियल रिकॉग्निशन फॉर टू द लीडर ऑफ द चीफ विप। ये जो है इसके लिए एक्ट भी बाकायदा बना हुआ है, ठीक है। आपको विप में ही काम करना पड़ता है जो डायरेक्शन आपको मिली हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है रिकॉग्नाइज्ड कुछ पार्टियां होती हैं या रिकॉग्नाइज्ड कुछ ग्रुप होते हैं, ठीक है। और ये जो है विप को जारी करते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, फंक्शन क्या होता है विप का फंक्शन होता है कि अटेंडेंस जो है पार्टी मेंबर की रहे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डिबेट या वोट में ऐसा ना हो कि पता चला जो है कोई काम होने जा रहा हो, तुम पता चला घर पे पड़े हुए हो, तो जब विप लग जाएगी तो जो है थोड़ा सा अर्जेंट उसको ले होगे तुम मूड में,
कम्युनिकेट द ऑफिशियल पार्टी स्टैंड ऑन द बिल मोशन एंड रेजोल्यूशन, सारे पार्टी एक ही पक्ष में झुक जाते हैं, बात खत्म। इशूज 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन विप, ये जो है अलग अलग विप होती हैं, 1 लाइन 2 लाइन वगैरह वगैरह। एक्ट इज द लिंक बिटवीन पार्टी लीडरशिप एंड द लेजिस्लेटर, मॉनिटरिंग लॉयल्टी एंड द डिसिप्लिन, इससे लॉयल्टी और डिसिप्लिन जो है वो बना रहता है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख लेते हैं, तो ऑफिस जो विप का है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन नहीं है ये, जबकि अगर आप देखोगे तो 10 शेड्यूल जो है ये लीगल इफेक्ट देता है इसको, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आपको वोटिंग उसी में करनी पड़ेगी जिधर से आते हो। स्पीकर चेयरमैन डिसाइड क्वेश्चन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि स्पीकर और चेयरमैन के पास ताकत होती है इसको डिसाइड करने का कि जो है पार्टी बदले तो नहीं और गद्दारी करी वो। तो इन किलो हो तो कोलन केस में जो है कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 10 शेड्यूल के अनुसार जो ग्राउंड होते हैं उसकी जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जो भी जो है करेगा, मतलब स्पीकर करेगा या मान लो उधर चेयरमैन करेगा। तो 10 शेड्यूल में है बात, ठीक है। कन्फाइंड तो मान ली जो मनी बिल, अच्छा ये याद रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट मनी बिल पे अप्लाई नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और इसका क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। सेंट्रलाइज पार्टी सिस्टम बना के रखे हुए, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी बनेगी नहीं पाएगी, ऐसा जो है कहा तो जाएगा। स्टैच्यूटरी क्लैरिटी इससे जो है रिकॉग्निशन मिल जाती है, ठीक है, मतलब जिस पार्टी से उधर ही बोलो जा करके। बाकी ये डिबेट का मुद्दा है, फिलहाल अपने को लेना देना है नहीं, आगे मुद्दा बढ़ाओ। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे पार्लियामेंट डेली चलती है तो उसकी क्या डिवाइसेस होती हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि कई टाइप के जो है क्वेश्चन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये समय में थोड़ा सा चेंज किया गया है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तब से जो है मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन आवर जो है उसको शेड्यूल कर दिया गया है 12 नून से 1 PM तक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा एक बात यह थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कस किया जाता है या पब्लिक या जो गवर्नमेंट का कोई बिल जो है, सरकारी जो सत्ता में सरकार है उसका जब कोई बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको भी आप देखिएगा अभी ध्यान से, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अभी तक यहाँ से पूछा नहीं है लेकिन यहाँ तक टच कर रहा है क्वेश्चन को, आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो नवंबर 2014 समझ गए कि ये क्वेश्चन अब अच्छा देखो क्वेश्चन होते कितने टाइप के, एक होता है स्टार क्वेश्चन, एक होता है अनस्टार क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार क्वेश्चन क्या होते हैं, तो ये जो है इसको ओरल कि जैसे मान लो मैंने कुछ पूछा, सामने ओरल जवाब दे दिया, बात खत्म। अनस्टार वो होते हैं जिनका रिटन आंसर चाहिए होता है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस वो होती है जो अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो नोटिस का पीरियड क्या होता है, नॉर्मल जो नोटिस पीरियड होता है स्टार और अनस्टार क्वेश्चन का लोकसभा में वो 15 दिन जो है लगभग क्लियर होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 0 आवर क्या होता है, 0 आवर जो है ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जिसको जो है डेवलप किया गया है इंडिपेंडेंस के बाद में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये मेंबर को जो है अपने जो मैटर हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के विदाउट प्रायर नोटिस, यानी कि नोटिस नहीं दिए इसे जो है मुंह उठाए और चल पड़े, तो इसको 0 आवर कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई नोटिस वगैरह इसे जो है कोई अर्जेंट मामले हो गए हो, ठीक है। तो लोकसभा क्या होता है, लोकसभा 0 आवर नॉर्मली बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, यानी कि क्वेश्चन आवर के बाद डायरेक्टली जो है शुरू हो जाता है क्वेश्चन 0 आवर। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में रिशेड्यूल करना पड़ता है क्वेश्चन आवर को 12 से 1 PM के बीच में, और ये जो है हो गई। आगे बढ़ा। मोशन क्या होते हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कई टाइप के मोशन होते हैं। सब्सटेंसिव मोशन इंडिपेंडेंट प्रपोजल होते हैं फॉर द हाउस कंसिडरेशन, कि जो है हाउस इस पर विचार करे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं प्रपोजल। सब्सटेंटिव मोशन इनको कहते हैं, ठीक है। जैसे मोशन ऑफ थैंक्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, और ये चीज़ें होती हैं। सब्सिडरी या एंसिलरी मोशन क्या होते हैं, ये जो होते हैं प्रोसीजरल मोशंस होते हैं दैट अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जैसे मोशन टू एडजर्न अ डिबेट, मोशन टू रिफर अ मैटर टू अ कमेटी, यानी कि इसको जो है एडजर्न कर दिया जाए इस डिबेट को, या इस या जो इसको जो है कमेटी के पास भेज दो। जैसे वक्फ वाला मुद्दा था उसको जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC के साथ जो है भेजा गया। तो ऐसी जो है अक्सर पनौती पैदा होती रहती हैं। अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, तो प्रपोजल जो है किसी टेक्स्ट जो है उसको चेंज करना, जो है मेन मोशन को टेक्स्ट को चेंज करना, इसको अमेंडमेंट कहते हैं। ये भी एक प्रकार का मोशन है। सुपरसीडिंग मोशन क्या होता है, तो मोशन दैट इफ एक्सेप्टेड रिप्लेस द मोशन ऑफ द अंडर दैट अंडर द कंसिडरेशन, यानी कि जो ये अगर सुपरसीडिंग मोशन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उससे जो मेन जो मोशन था उसको जो है रिप्लेस किया जा सकता है। सब्सटीट्यूट मोशन क्या होता है, ये जो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ओरिजिनल मोशन के जगह पे जो है उसको प्लेस करने की बात करता है।
क्लोजर डिवाइसेस देख लेते हैं। तो ये जो है एक प्रकार की क्लोजर डिवाइस सिंपल क्लोजर होता है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट होता है। सिंपल क्लोजर का मतलब अ मोशन दैट द क्वेश्चन बी पुट नाउ पुट सीकिंग एन इमीडिएट इन टू डिबेट एंड वोट ऑन द क्वेश्चन, यानी कि जो है आप डिबेट को खत्म करो, आप सीधे मुद्दे की बात करो, वोट की बात करो। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, ग्रुपिंग क्लॉजेस आर द पार्ट्स ऑफ द मेजर इनटू कंपार्टमेंट सो दैट डिबेट एंड वोटिंग आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द दोज कंपार्टमेंट, यानी कि एक कंपार्टमेंट टाइप का बना लो, उसमें फिर वोटिंग होगी कि ये ग्रुप जो है वोटिंग करेंगे। कंगारू क्लोजर क्या होता है? कंगारू क्लोजर का मतलब ये होता है हंगामा, जैसा कि जो है हमारी पार्लियामेंट जो है जानी जाती है, इसको कंगारू क्लोजर कहते हैं। कोर्ट के केस में जो है इसको कंगारू कोर्ट कहते हैं। कंगारू कोर्ट का मतलब ये जब मीडिया जो है ज़्यादा दबाव बनाती है जजेस के ऊपर कि जो है ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसको कंगारू कोर्ट कहते हैं। यहाँ पे कंगारू क्लोजर कहते हैं, मतलब हुड़दंग मचा करके, ठीक है। गिलोटिन क्या होता है? तो गिलोटिन जो है आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा कि अ टाइम मैनेजमेंट डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है टर्मिनेट करने के लिए डिबेट को ऑन स्टैंडिंग डिमांड्स ऑन आइटम्स। कोई डिमांड जो है मान लो आई है, ठीक है, तो उसको। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? तो ये किसी मेंबर के द्वारा जो है इसको जब पार्लियामेंट्री ब्रीचेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की जो है ब्रीच हो जाती है, मान लो हमारा कोई विशेष अधिकार है उसका हनन हो गया है, तो हम प्रिविलेज मोशन को जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है? उसकी इंक्वायरी करता है मैटर की, जो है क्या वाकई में प्रिविलेज इनकी जो है हार्म हुई है, ठीक है। इसके लिए जो है एक अलग से कमेटी भी है, कमेटी ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिपोर्ट। एक अगला जो है मोशन होता है जिसको कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? तो कॉलिंग अटेंशन मोशन इसका पर्पज है अ डिवाइस दैट डेवलप्ड विद इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस टू इनेबल अ मेंबर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू ऑब्टेन अ ब्रीफ अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि जो है हम किसी व्यक्ति विशेष से जो है कुछ चाहते हैं कि हमें जो है इस पब्लिक इंपॉर्टेंस पे जो है कुछ ब्रीफ में जो है स्टेटमेंट दो, इस मुद्दे पे जो है क्या कहना चाहते हो, ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो नोटिस इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड, इसके लिए जो है लिख करके जो है वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि फुल डिबेट चलेगी। एडजर्नमेंट मोशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, बता ही चुका हूँ। सेंसर मोशन क्या होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? सेंसर मोशन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक मिनिस्टर या कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर के जब कोई मोशन लाया जाता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है जब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है, ठीक है। और मान लो अगर ये कहीं पास हो गया तो नहीं, ये मान लो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन से जो है सरकारें तक गिर जाती हैं, ठीक है। और ये जो है कलेक्टिव मेजॉरिटी टेस्ट की जाती है किसी सरकार की कि वाकई में अब वो जो है मेजॉरिटी में है या नहीं है, या जो है उसने मेजॉरिटी लूज कर दी है, ठीक। सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है तो जो है पॉलिटिकल प्रेशर जो है बनता है मिनिस्टर के ऊपर, रिजाइन भी कर सकता है मिनिस्टर, ठीक है। और बट द गवर्नमेंट एज अ होल कंटिन्यू करती रहती है, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये अगर कैरी किया जाता है लोकसभा में, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मस्ट रिजाइन करना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। जबकि सेंसर मोशन में वो मिनिस्टर के ऊपर एक दबाव बन जाता है, ठीक है, और रिजाइन कर भी देता है, मतलब कर सकता है, हालांकि बेशरम हो तो अलग बात है। हाउस एंड मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट, सेंसर मोशन जो है लोकसभा में रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग टू पास। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो है हाउस के प्रोसीजर रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। आगे जो है बात करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को, तो मोशन ऑफ थैंक्स की चलो भैया अब जो जाओ, अब फिर हम देख लेंगे। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? कॉन्फिडेंस मोशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है दिखाने के लिए कि जो देखो हमारा कॉन्फिडेंस है एकदम जो है। नो डे येट नेम्ड मोशन, ये क्या होता है? नो डे नेम्ड मोशन जो है एक प्रकार का मोशन है जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर बट हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ डे फॉर द डिस्कशन, मतलब जिससे मोशन ये जो है एक प्रकार का मोशन होता है जो एडमिट किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, बट इसको जो है कोई दिन जो है अलॉट नहीं किया जाता डिस्कशन के लिए, ठीक है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास अक्सर चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे मोशन। डायलेटरी मोशन क्या होता है? डायलेटरी मोशन जो है एक प्रकार का मोशन है वन हुज ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि जो है हाउस का जो बिजनेस है उसको डिले करेगा, यानी कि जो है फालतू की कुछ पटांग की उठ पटांग की हरकतें करना, समझ रहे हो, तो ये डायलेटरी मोशन होता है। तो बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ाएं कहानी। वोटिंग इन द हाउस एंड लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ये सब बता ही चुके हैं। मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होता है डिसीजन के लिए नॉर्मली, ठीक है। और आर्टिकल 100 लोकसभा के लिए, आर्टिकल 189 स्टेट असेंबली के लिए। स्पेशल मेजॉरिटी कुछ केसों में चाहिए होती है, ये सब मैं देखो अमेंडमेंट के रूल हैं, मेजॉरिटी कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, इसके लिए अलग से लेक्चर मैंने डिलीवर किया, उसको देख कर अगर नहीं आए होगे तो ऐसे मुंह फैला कर बैठोगे। आगे बात कर लेते हैं मेथड क्या होते हैं वोटिंग के। तो एक तो होता है वॉइस वोट। वॉइस वोट का मतलब ऐसे चिल्ला करके कि हाँ, जैसे एक देखो यहाँ पे तरीका होता है, स्पीकर जो चेयरमैन होता है ना,
वो मोशन या जितने भी जो है मेंबर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड ओरली करता है। और दो शब्द होते हैं, एक होता है आए, दूसरा होता है नो, ठीक है, नोए, ठीक है। तो ये जो है आपने अक्सर देखा होगा, पहले आपको नहीं समझ आता होगा कि ऐसा क्यों बोलता है, उसके पीछे कारण होता है। वहाँ पे दो शब्द होते हैं पार्लियामेंट में चलते हैं, एक होता है आए, एक होता है नोए, ठीक है। तो इफ द स्पीकर फील दैट द रिजल्ट इज क्लियर, नो फर्दर मेथड इज यूज्ड। डिवीजन क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग वोटिंग भी होती है, रिकॉर्डिंग वोटिंग, ठीक है। यूज व्हेन रिजल्ट आर कंटेस्टेड आफ्टर अ वॉइस वोट, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, ठीक है। मेंबर प्रेस बटन टू रिकॉर्ड वोट, ठीक है। मेंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लोकसभा में हो जाती है, मेंबर जो है बटन उनके सामने होती है, उससे वोटिंग हो जाती है। पेपर स्लिप वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें जो है स्लिप पे होती है वोटिंग। फिजिकल डिवीजन भी जो है हाउस का हो सकता है, मेंबर जो है फिजिकली जाएँ और जो है सेपरेट लॉबी में जो है वोट करके आएँ। आजकल ऐसा यूज नहीं होता है, ठीक है। बैलेट जो है उसका भी यूज हो सकता है सम इलेक्शन में, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, समटाइम्स स्पीकर एंड डिस्ट्रिक्ट स्पीकर, इंश्योर सिक्रेटरी ऑफ वोटिंग। दोस्तों आर्टिकल नंबर 120 में कहता है कि बिजनेस जो पार्लियामेंट का है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकता है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर चाहें तो मदर टंग जो उनकी मातृभाषा उसमें भी कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल 210 में प्रावधान है, स्टेट असेंबली के लिए, ठीक है। और 348 कहता है कि इंग्लिश इज यूज फॉर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ बिल्स, एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इन द कोर्ट। इंग्लिश का यूज कब होगा, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ बिल्स, एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इन द कोर्ट। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की बात कर लें तो जो है ये बता ही चुके हैं, ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर के बिल को जरा देख लेते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सारे बिल होते हैं एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, यानी कि जो मिनिस्टर नहीं है उसके द्वारा जो बिल लाया जाता है वो पार्लियामेंट कहलाता है, प्राइवेट कहलाता है। लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस बाय द सच एमपीज इज नोन एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल। द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल टू विड्रॉ द, अच्छा देखो पास तो इसे भी नहीं होना है, इससे सिर्फ अटेंशन पाई जाती है, ठीक है। जैसे कोई नेता होता है बहुत दिन से उनको बोलने नहीं दिया गया, तो अटेंशन पाना चाहता है कि हाँ मुँह है चमका लेने तो राजनीति। तो टाइमिंग नोटिस और लिस्टिंग क्या होती है, तो डेडिकेटेड टाइम होता है इसके लिए, ठीक है, नोटिस देनी पड़ती है और तब जा करके जो है प्राइवेट मेंबर जैसे जो है द हाउस सेट्स असाइड अ फिक्स स्लॉट फॉर प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस, इसके लिए जो है फिक्स स्लॉट वगैरह जो है किया जाता है। लोकसभा में मुख्यतः ये द लास्ट 2.5 आवर जो है इसके लिए अलॉट किए जाते हैं, जो सिटिंग होती है फ्राइडे को, और ये सब सिर्फ प्राइवेट मेंबर के लिए किए जाते हैं। और राज्यसभा में नॉर्मली जो है अलॉट किया जाता है 2.5 आवर ऑन अल्टरनेटिंग फ्राइडे, यानी कि एक फ्राइडे होगा दूसरे फ्राइडे नहीं होगा, चेयर की डायरेक्शन में। नोटिस और लीव वगैरह जो है देनी पड़ती है। प्राइवेट मेंबर जो है मस्ट ऑर्डिनरी गिव प्रायर नोटिस एंड ऑब्टेन द स्पीकर चेयरमैन टू लीव बिफोर अ प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी लिस्टेड, ठीक है। तो ये सब बताना पड़ता है, इसे नहीं कि कमुक भी चले आए। कैप्स एंड बैलेट टू लिमिट ओवरलोड, द नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल दैट वी मे बी टेकन अप इन अ सेशन इज कंट्रोल्ड बाय द हाउस, यानी कि नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल कितने आएंगे ये भी जो कंट्रोल किया जाता है प्रिसाइडिंग के द्वारा। और प्रोसीजर की स्कोप क्या होता है, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कंसर्न जो है जिसका सब्जेक्ट का होता है वो पार्लियामेंट में जो है लाया जाता है, हालांकि पास वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही आता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, और उसको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और स्पीकर का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है मनी बिल के लिए। आगे देखते हैं। अच्छा सेलेक्टिव एग्जांपल देख लीजिए प्राइवेट मेंबर बिल जो कि पास हो चुके हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि पास जो हुए नहीं है, सारे नहीं, कुछ हुए हैं। जैसे प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेशन प्रोटेक्शन एंड पब्लिकेशन एक्ट 1956, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, ये जो है इंडियन पीनल कोड 1960 का जो है अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन, ये जो है ये सब प्राइवेट मेंबर के ही जो है पास हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब रिजोल्यूशन देख लेते हैं। तो रिजोल्यूशन जो है प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन प्राइवेट मेंबर के द्वारा आता है जो एमपी ऐसा है जो मिनिस्टर नहीं है। इसके लिए टाइम मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या वगैरह टाइमिंग रहती है, आप पढ़ लीजिए, आप समझ आ जाएगा। एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी होता है जो मिनिस्टर के द्वारा जो है लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक स्टैचुरी रेजोल्यूशन भी होता है जो है कॉन्स्टिट्यूशन या कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को परसुएंट करने के लिए लाया जाता है। ये मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है। तो मोशन और रिजोल्यूशन में फ़र्क देख लीजिए। मोशन जो होता है ये प्लेस किया जाता है हाउस ऑफ डिस्कशन या डिसीजन के लिए, ठीक है, बिफोर द हाउस फॉर डिस्कशन और डिसीजन। और ये प्रोसीजरल भी हो सकता है, सब्सटेंसिव भी हो सकता है। रिजोल्यूशन जो होता है ये सब्सटेंसिव मोशन होता है। ये अगर एक बार अडॉप्ट कर लिया जाता है तो ये फॉर्मल रूप से जो है एक्सप्रेशन दे देता है
कि किसी ओपिनियन या इस चीज़ का? तो दोस्तों इसको जो है लाइट का गड़बड़ है। अब यहाँ पे कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, मोशन जो होता है इसमें एडजस्टमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। रेजोल्यूशन ये आप चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। ये बाइंडिंग होता है रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर जो है इसको स्टैच्यूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया हो। और पॉइंट ऑफ आर्डर क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ आर्डर एक पार्लियामेंट्री डिवाइस है जो मेंबर जो है ड्रा करते हैं अटेंशन को गेन करने के लिए, ठीक है। और ये जो है मेंबर ऑफ हाउस में जो है राइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रायर नोटिस नहीं होती पॉइंट ऑफ आर्डर की, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जो है ये लेक्चर को फ़िलहाल जो है यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ये लेक्चर जो है बिजली कभी भी कट सकती है, मेरा लेक्चर कट जाएगा अगर जो है बिजली चली गई, लाइट। क्या करें, कर लें कंप्लीट? हैं, खतरा है यार, लेक्चर अभी काफ़ी लंबा है। खतरा ले लें? चलो ले लेते हैं। चलो जो है आ जाओ, खतरा है बड़ा, पूरा लेक्चर उड़ जाएगा। बंद कर दें? बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी कम से कम आधा घंटा खा जाएगा। अगर लाइट चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो कर लेते हैं दोस्तों, भगवान जो है कृपा बनाए रहे। आर्टिकल 107 जो है वो कहता है प्रोवाइड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। जो है पार्लियामेंट में जो है जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108, और मनी बिल को डिफाइन करता है आर्टिकल 110। 117 जो है स्पेशल प्रोविजन फाइनेंशियल बिल के बारे में करता है। फाइनेंशियल बिल भी दो प्रकार के होते हैं, एक 117(1) होता है, ठीक है, क्लास और बिल्स इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110 बट आल्सो अदर प्रोविजन, यानी कि जो मैटर होता है उसमें 110 मनी बिल का ही होता है, लेकिन जो है अदर प्रोविजन भी होते हैं। ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से। जैसे मनी बिल में भी जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पहले चाहिए होती है, वैसे ही जो फाइनेंशियल बिल होते हैं आर्टिकल 117 से क्लास 1 वाले, इनको भी जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। जो 117 क्लास 3 वाले होते हैं, ये जो है एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड से जो है चाहिए होता है, खर्च वगैरह, ठीक है। ये इसमें अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई प्रेसिडेंट के जो है अगर हम बात करें बट कैन नॉट बी पास्ड अनलेस द प्रेसिडेंट हैज़ रिकमेंडेशन कंसिडरेशन, यानी कि जिसमें जो है रिकमेंडेशन कंसिडरेशन प्रेसिडेंट की चाहिए होती है। आर्टिकल 368 दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अमेंडमेंट के बारे में। 123 जो है ये आर्डिनेंस के बारे में है, और आर्डिनेंस से सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। पिछले लेक्चर का देख के नहीं आए होंगे, मुझे पता है मैं क्या पढ़ा के आ गया हूँ। तो फाइनेंशियल बिल दोस्तों कई प्रकार के जो है अगर बात करें तो 110 मनी बिल के बारे में बात करता है। 117 जो है वो स्पेशल प्रोविजन जो है फाइनेंशियल बिल के बारे में करता है। 114 जो है ये अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन जो है जो ग्रांट के बारे में होते हैं अंडर आर्टिकल 113 आर मेड बाई लोकसभा। अप्रोप्रिएशन बिल 108 दोस्तों ज्वाइंट सेटिंग के बारे में। अब दोस्तों ऑर्डनरी बिल जो है ये किसी भी जगह पे जो है पेश, ऑर्डनरी बिल जो है वो होते हैं जो मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं होते हैं, ये सब ऑर्डनरी बिल कहलाते हैं। इनका प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 107 में है ऑर्डनरी बिल का, और ये जो है किसी भी हाउस में पेश किया जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेंबर के द्वारा, प्राइवेट या पब्लिक। ये दोस्तों ये जो प्राइवेट ऑर्डनरी बिल होते हैं ये फुल बाई कैमरल जो है प्रोसीजर इसमें फॉलो होता है, 3 रीडिंग इसमें होती हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो है एक जगह से पास होने के बाद दूसरी जगह पे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है अगर मान लो कहीं कुछ बवाल हो गया तो वो जो है एक ज्वाइंट सेटिंग होती है, उसके बाद जो है इसको पास मान लिया जाता है, ठीक है। ये बस सीधा सा प्रोसेस है, आप शॉर्ट में समझ लो। एक हाउस से पास होगा दूसरे हाउस में जाएगा, और जो है अगर मान लो पास हो गया तो अच्छी बात, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन, उसके बाद जो है गजट में जो है इसको शो किया जाता है, उस दिन से एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर मान लो बवाल हो गया तो 108 से होती है ज्वाइंट सेटिंग ऑर्डनरी बिल में। अब आ जाओ मनी बिल में। तो मनी बिल दोस्तों जो है मैं आपको बताऊं तो ये टैक्सेशन, अप्रोप्रिएशन, बोरोइंग, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड या इंसिडेंटल मैटर कोई है अर्जेंट, ठीक है, तो ये सिर्फ लोकसभा में आते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये लोकसभा में ही सिर्फ आते हैं, लोकसभा में ही सिर्फ आते हैं मनी बिल, और फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में 14 दिन का उनके पास मोहलत होता है, 14 दिन में चाहो तो जो करना हो कर लो, ठीक है।
और उसके बाद जो है ये जो है पास मान लिया जाता है, और राज्यसभा की इसमें कोई ताकत ज़्यादा होती नहीं मनी बिल के केस में, सिर्फ 14 दिन का टाइम इनके पास होता है, ठीक है। और इसमें जो है ठीक है प्रेसिडेंट की, लेकिन याद रखिएगा प्रेसिडेंट इसमें रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल को, ठीक है। जबकि ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं इनको प्रेसिडेंट चाहे तो जो है वो रिटर्न रिकन्सिडर के लिए रिटर्न कर सकता है, दोबारा विचार करके लाओ। कॉन्स्टिट्यूंस जो अमेंडमेंट बिल होते हैं इसमें दोस्तों कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, आप याद रखिएगा। मनी बिल में तो ज्वाइंट सिटिंग होगी नहीं, क्योंकि ताकत ही नहीं राज्यसभा के पास। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, ये किसी भी हाउस के द्वारा जो है प्रेजेंट किए जा सकते हैं, और इसमें जो है ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है स्टेट से भी पूछा जाता है, अगर मान लो कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो अमेंडमेंट में जो है स्टेट से भी जो है रेटिफिकेशन चाहिए होता है, और कितना रेटिफिकेशन चाहिए होता है, कितनी स्वीकृति मेजॉरिटी चाहिए होती है, ये सारी मेजॉरिटी की बात मैंने अमेंडमेंट वाले लेक्चर में की है, वहाँ पे देख के आई, इसलिए मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ कि कितनी मेजॉरिटी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, उसके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं जो मैंने अमेंडमेंट वाले में पढ़ा है। अब दोस्तों फाइनेंस बिल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। फाइनेंस बिल जो है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं, जैसे टैक्सेशन, गवर्नमेंट रिसीप्ट, या जो है रिसोर्स बारोइंग या पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये फाइनेंस बिल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फाइनेंस बिल मैंने आपको मेनली दो तरीके बताए दोस्तों। ये अगर आपको पीपीटी चाहिए आप हमसे मांग लीजिए व्हाट्सएप पे जो है। फाइनेंस बिल दोस्तों दो प्रकार के बताए, एक तो फाइनेंस बिल रियल टाइप के जो 117 में है, कुछ जो है जिनका मामला मनी बिल से भी जो है मिलता है। दोस्तों ऑर्डिनरी बिल का पास करने का प्रोसेस क्या होता है, तो फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप स्वयं से देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जब डेडलॉक हो जाता है तो 108 से ज्वाइंट सीटिंग होती है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के उसमें, और प्रेसिडेंट की असेंट होती है, उसके बाद गजट में प्रस्तुत हो जाता है। बजट दोस्तों जो है पार्लियामेंट में आर्टिकल 112 में है बजट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसको पास पेश करते हैं। डिमांड जो है ग्रांट के लिए वो आर्टिकल 113 में है, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में 114 में प्रावधान है, ठीक है। और 116 जो है बात करता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस, एक्सेप्शनल एंड टोकन ग्रांट्स के बारे में। फाइनेंशियल बिल ये 117 में है, 117। 265 दोस्तों कहता है कि कोई टैक्सेशन जो है विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं लगाया जा सकता है। अब दोस्तों चार्ज वर्सेज वोटेबल एक्सपेंडिचर को देख लीजिए। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो दोस्तों वोटेबल नहीं होते हैं बट ओपन टू डिस्कशन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, उनको हम चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एग्जाम्पल जैसे जो है आप इंक्लूड कर सकते हो सैलरी जैसे हो गई प्रेसिडेंट की या जजेस की या वगैरह वगैरह। वोटेबल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो ये सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इनको डिमांड ऑफ ग्रांट के तौर पे लेते हैं। रेलवे का बजट दोस्तों मर्ज कर दिया गया था, मैं आपको बता दूं, ठीक है, 2017-18 से मर्ज होकर चल रहा है। पहले रेलवे का अलग बजट आता था। और स्टेजेस क्या होती हैं बजट के इन्वेस्टमेंट में, तो 1 फरवरी को जो है बजट आता है, ठीक है, 1 फरवरी को एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और फिर वोटिंग वगैरह जो है आगे चलती है, और जो है टेक्स प्लेस ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन, जिस दिन प्रेजेंटेशन होता है उस दिन वोटिंग चलती है। जनरल डिस्कशन बजट पे होता है, ठीक है, और जो है एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बनती है आफ्टर द जनरल डिस्कशन, और पार्लियामेंट जो है एडजर्न हो जाती है 3 से 4 वीक के लिए। वोटिंग ऑन डिमांड ग्रांट्स जो है लोकसभा में ही सिर्फ होती है, ठीक है। ये ग्रांट्स आर कंसीडर मिनिस्ट्री वाइज, ईच डिमांड इज पुट टू वोट, और हर डिमांड को जो है वोट के लिए रखा जाता है कि इस मिनिस्ट्री में इतनी डिमांड की ग्रांट है। मेंबर जो है मे मूव कट मोशन बिफोर द वोट, ठीक है, वोट करने से पहले वो मोशन ला सकते हैं। जैसे पॉलिसी कट मोशन का मतलब होता है रिड्यूस द डिमांड टू ₹1, इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, यानी कि अगर पॉलिसी को जो है डिसअप्रूवल आपको मतलब इंडिकेट करना चाहते हो तो पॉलिसी कट मोशन लाइए। इकोनॉमिक कट मोशन जो है ये रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है टोकन कट, ये जो है डिमांड को जो है ₹100, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इफ अ कट मोशन इज पास्ड इफ रिफ्लेक्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, अगर जो है मतलब ये कट मोशन वैसे होते नहीं, लेकिन जो अगर ये पास हो रहे हैं ज़्यादा तो इसका मतलब सरकार खतरे में है। ठीक है, ये थोड़े से दोस्तों टर्म है, स्पेशल ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट, इनको जो है आप स्वयं से पढ़िए, सेल्फ रीडिंग कीजिए, ठीक है।
और ये आप स्वयं से कर सकते हो, हालांकि यहाँ से कभी पूछा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोस्तों, जैसे आप ये उतनी देर से आप देख रहे हो ग्रांट और दुनिया का, तो आप देख लीजिए अकाउंट। अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये 266 से होता है। इसमें आल रेवेन्यू होती है जो टैक्स और नॉन टैक्स से आती है, ठीक है। आल लोन्स जो होते हैं राइज किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जितनी मनी जो है रिसीव की जाती है रिपेमेंट ऑफ लोन के तौर पे, ठीक है। तो ये सारी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है ये 267 में, ठीक है। ये अर्जेंट के लिए होता है, मतलब कोई ज़रूरी चीज़ पड़ जाती है तो उसको मीट करने के लिए डिमांड को, ठीक है। जैसे 30,000 करोड़ जो है अभी जो है इसकी जो है क्षमता है फाइनेंस, ये जो है 5,500 जो है करोड़ बढ़ाई गई है 2021 से। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 क्लास 2 में आता है। ये पब्लिक मनी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो है ली हुई है, ठीक है। पब्लिक मनी रिसीव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के तौर पे जो है पब्लिक मनी अभी कैसे आती है, तो सीधी सी बात है सरकार क्या करती है जो है कई तरीके से जो है पैसा उठाती है। पैसा उठाने का मतलब बॉन्ड जारी करती है, सिक्योरिटी जारी करती है, तो उससे पैसा उठाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे, ठीक है। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी और बॉन्ड जारी करते हो तो सरकार मोदी जी पर भरोसा थोड़ा करती है, सरकार ये देखती है कि सरकार का बॉन्ड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे ये आता है। वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है विदड्रॉल डू नॉट रिक्वायर प्रायर नोटिस प्रायर वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके लिए जो है विड्रॉल के लिए जो कोई वोट नहीं करना पड़ता पार्लियामेंट में, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अपने तौर पे कर सकती है। तो इसी तरीके से नोट वगैरह छपते रहते हैं। चार्ट एक्सपेंडिचर ये आर्टिकल 112 क्लास 3 में है। ये जो है CFI से जो है नॉन वोटेबल है, ठीक है, वहाँ से चार्ज किया जाता है। पार्लियामेंट सिर्फ डिस्कस कर सकती है इसमें, जैसे सैलरी अलायंस, सैलरी स्पीकर, ये सारी चीज़ें जो है ये सब यहीं से आती हैं, इन सब की सैलरी, ठीक है। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ जॉइंट सिटिंग के बारे में, ठीक है, उसमें बताने की ज़रूरत है ही नहीं। जॉइंट सिटिंग अब तक जो है कितनी बार हो चुकी है, तो डाउरी प्रोविजन एक्ट में हुई थी, बिल में हुई थी, बैंकिंग सर्विस बिल में हुई थी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल में 3 बार हो चुकी जॉइंट सिटिंग। दोस्तों राज्यसभा इसका एवोल्यूशन जो है आपको पता ही है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से जो है इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है कंटिन्यू रही विद द स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली के तौर पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है डिबेट थी कि ये रखा जाए नहीं रखा जाए, तो इस गोपाला स्वामी अयंगर ने इसको सपोर्ट किया, जबकि जो है लोकनाथ मिश्रा, HV कमनाथ ने जो है इसको नहीं किया, क्रिटिक थे, ठीक है। बाकी जो है इसकी नेमिंग वगैरह जो है 1952 में राज्यसभा के तौर पे हुई, ठीक है। तो इसके रेशनल जो है आप देख लीजिए कि इसको क्यों रखें, जैसे अक्सर ये डिबेट उठती रहती है कि इसको हटा देना चाहिए, इसको नहीं हटाना चाहिए, तो ये डिबेट है, ये देखिए इसके पॉइंट लिखे हुए आप पढ़ लीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर को सेव करती है, चेक एंड बैलेंस करती है, कंटिन्यूटी बना के रखती है, परमानेंट मेंबर है, डिलीबरेशन जो है एक्सपर्टीज जो है इसमें आती है, पढ़े लिखे लोग आते हैं आर्ट एंड वगैरह से, डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी जो है मैच्योर होती है। रोल जो है राज्यसभा के क्या है, तो रिवेजिंग चैम्बर है, ठीक है, दोबारा चीज़ों को देखता है, फेडरल चैम्बर है, ठीक है, डिलिबरेटिव चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कंटिन्यूटी है, अदर फंक्शन वगैरह जो इसके होते हैं। क्रिटिसिज्म यही है कि जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और जो है क्रिटिसिज्म इसके बहुत सारे हैं कि जो है पैसा बर्बाद होता है फालतू में जो है वगैरह चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो है आप डिफरेंस देख लीजिए, तो लोकसभा के लोग डायरेक्ट आते हैं, राज्यसभा के डायरेक्ट नहीं, बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, जरूरी नहीं है। इक्वल पावर इनकी कहाँ कहाँ होती है, तो ऑर्डनरी बिल में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, फाइनेंशियल बिल में, जो मनी बिल नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो है इनकी इक्वल लगभग जो है पावर होती है। और अनइक्वल पावर जैसे मनी बिल में जो है लोकसभा की ज़्यादा ताकत होती है। बजट एंड डिमांड फॉर ग्रांट में जो है इतनी ताकत नहीं होती है। कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस में जो है, मतलब ये सारी जो है अनइक्वल पावर है, लिमिटेशंस हैं राज्यसभा की, ठीक है। स्पेशल पावर राज्यसभा की ये है कि वो जो है 249 से वो जो है अगर चाहें तो जो है पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे जो है बनाने का मौका दे सकती हैं। आर्टिकल 312 से राज्यसभा जो है IAS IPS जो ऑल इंडिया सर्विस पे जो है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इमरजेंसी प्रोविजन में भी जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कई टाइप की होती है, कहती हैं स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी वो जो है हमेशा रहती हैं, ठीक है। एडहॉक कमेटी वो जो टेम्परेरी रूप से बनाई जाती है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी होगी फाइनेंशियल कमेटी, और जैसे डिपार्टमेंट रिलेटिंग कमेटी, अदर कमेटी होगी जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस समय अगर हम बात करें तो ये जो है आप सरकार की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो, बदलती रहती हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस समय लगभग और एडहॉक कमेटी जैसे जो होती हैं, ठीक है, तो एथिक्स कमेटी पे शायद जो है क्वेश्चन आया था 2025 में एथिक्स पे लेकर के, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी,
इनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो तमाम तरीके के इनके फंक्शन होते हैं, जांच करना, ठीक है। कमेटी सिस्टम अच्छा होता है, ठीक है। जैसे यूएस में क्या होता है, वहाँ पे कमेटी लेवल पे ही बिल मर जाता है। जैसे कोई लेवल वहाँ पे पहले बिल आया, वो सबसे पहले कमेटी के स्तर पर आएगा, यहाँ पे कमेटी बाद में जाता है, ठीक है। तो कमेटी क्या करती है, चेक एंड बैलेंस करती है, जैसे कैग को जांच कर लेना, या बजट को दोबारा देख लेना, या मान लो किसी की जांच कर लेना, मिनिस्ट्री के कामों की जांच कर लेना, या कोई बिल या कोई लॉ या वगैरह वगैरह पे जो है कमेटी ये सब बनती है, ठीक है। तो उनकी जांच करना वगैरह वगैरह। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, ठीक है, जेपीसी जिसको हम कहते हैं। और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जैसे जो है मैं आपको बताऊं तो अभी 20 अगर मैं बात करूं तो करंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हमारे देश में है। और ईच कमेटी में जो है लगभग 31 मेंबर, ठीक है। 21 फ्रॉम लोकसभा और 10 जो है राज्यसभा से आते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी लिस्ट आपके सामने, ये मैंने विकीपीडिया से उठाई है, 25 सितंबर 2025 की है, 25 सितंबर 2025 की लिस्ट है। ये स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है कुछ कमेटीज वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, तो डिटेल्ड स्क्रूटनी कर देती हैं, चेक कर देती हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करती हैं, कमेटी से पोल खुल जाती है, क्रॉस पार्टी डिलिबरेटिव होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो। एडवाइजरी इनका रोल होता है, कुछ गलतियां लग रही हैं तो उसको सुधारने का दे सकते हैं, ठीक है। रिसर्च कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें इनकी फ़ायदा होती है। एक्सपर्टीज उसमें मिलती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है आपको मैं बता चुका हूँ, ये सब 50 बार डिस्कस कर ही चुके हैं, 100, 594। तो इंडिविजुअल प्रिविलेज भी होती हैं पार्लियामेंट मेंबर की, और कलेक्टिव प्रिविलेज भी होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको दोस्तों उनकी प्रिविलेज अगर हार्म होती हैं तो मैं आपको बता दूं उसके लिए वो जो है दंड भी दे सकते हैं कोर्ट की तरीके से। हाँ, ऐसा दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है आज से 2 साल पहले कुछ अधिकारियों को जो है दंड दिया था, बाकायदा स्टेट लेजिस्लेचर में जो वहाँ की विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे बुला करके दंड दिया था। यानी कि अपनी प्रिविलेज का अगर हार्म उनका होता है तो दंड भी दे सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कमेटी ऑन प्रिविलेज, ठीक है। तो कमेटी ऑन प्रिविलेज भी एक होती है, ठीक है। सोवरेंटी जो है पार्लियामेंट इंडिया में जो है वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये सब आप समझ जाओगे। अगर आप इतना पढ़ के आए हो तो सब समझ जाओगे, फेडरल स्ट्रक्चर वही सब चीज़ें हैं कि सोवरेंटी हमारे देश में कैसे निर्धारित होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। और फंक्शन एंड रोल जो है इंडियन पार्लियामेंट के जो है वो आपको पता ही हो चुके हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ये पीपीटी आप हमसे जरूर मांग लीजिएगा। हमारी मेंटोरशिप को वो बड़ी महंगी नहीं है, 149 को जो है ज्वाइन करके आप हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, ठीक है। परफॉर्मेंस 17वीं लोकसभा की, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकसभा सही पर परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ डेटा भी डाल दिया है, ठीक है। ये अक्सर विवाद का मुख्य विषय रहता है कि लोकसभा उतनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो क्यों परफॉर्मेंस वो नहीं आ रही है, बवाल दुनिया के कटा रहता है। तो जो है 88% जो है शेड्यूल टाइम का जो है फंक्शन हुआ, 70 मतलब जो है कितना टाइम बर्बाद हुआ, कितना टाइम नहीं हुआ। लोग जो नेता हैं वो सब क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो है दुनिया का हंगामा करता रहता है, कितना टाइम डिबेट हुआ, कितना टाइम डिस्कशन हुआ, कितना टाइम जो है विपक्ष की पार्टी को मिला, क्या डिसरप्शन पैदा हुआ, क्या चीज़ें हुई। तो ये सारा डेटा वगैरह मैंने सब डाल दिया। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ये सारी चीज़ें मैंने जो है आपकी पीपीटी में डाल दी हैं, ठीक है। क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म सुधार हैं, क्या तुरंत सुधार होने चाहिए, क्या मीडियम टर्म सुधार हैं, ये सारी जो है मैंने आपके पीपीटी में चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। तो रिफॉर्म के प्रपोजल देखिए आपके सामने ये सब डाल दिए हैं पीपीटी में। और ये पीपीटी जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका ये मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के 1995 से 2025 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मेंस के क्वेश्चन 2013 से 2025 तक के जो है पूरे साल करके मैंने डाल दिए हैं। तो इस पीपीटी को जो है हमसे मांग लीजिएगा। मेंटरशिप को हमारी ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जल्दी मिलते हैं, तो ले जाएं। वंदे मातरम। धन्यवाद।